तो अब इसमें क्या पूछा है, फाइंड द आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट 3+4 sin ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3 इज व्हाट। ठीक है, तो मैं आप पूछेगा आई इज इक्वल टू ये है। ठीक है, आई की वैल्यू ये है। तो मैं क्या पूछेगा, हमें पूछेगा आई स्क्वायर का। ठीक है, आई आ रहा है, आई एम एस पता है पूछ रखा है। तो मैं पता होना चाहिए जो आई एम एस पता है उसके लिए मैं आई स्क्वायर का एवरेज निकालना था। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आई स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, हमने यहाँ पे चुपचाप आई स्क्वायर यहाँ पे लिख दिया। तो क्या होता है ना कि साइन की जो टर्म होती है उसका जो एवरेज होता है वो जीरो होता है हमेशा। ठीक है, ये जो है इसका एवरेज जो है वो जीरो है। ठीक है, साइन की टर्म का एवरेज होता है जीरो, क्योंकि ये बिल्कुल सिमेट्रिक फंक्शन होता है। और जो साइन स्क्वायर होता है ना, लेकिन उसका एवरेज होता है 1/2। ठीक है, तो हम साइन स्क्वायर का एवरेज बोल देंगे 1/2, साइन का बोल देंगे जीरो। तो साइन स्क्वायर का 1/2, साइन का जीरो, तो हम इसके साथ 16 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 8। तो 9 + 8 यानी कि ये है 17। तो मेरे पास आई स्क्वायर आ गया, आई स्क्वायर का आ गया 17। लेकिन बाद में इसका रूट भी लेना है, क्योंकि हमें कहते हैं आई स्क्वायर डॉट डी टी बाई का होल का रूट बाई डी टी का इंटीग्रेशन, तो ये रूट 17 आ गया। ठीक है, फिर क्या है, एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज गिवन बाई ई इज इक्वल टू E1 sin ओमेगा टी प्लस E2 cos ओमेगा टी देन द रूट मीन स्क्वायर ऑफ द वोल्टेज। इसकी मतलब ई दे रखा है तो इसका आर एम से बताना है। तो हम क्या करेंगे, चुपचाप स्क्वायर में आएंगे। ठीक है, E1 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, E1 स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा टी और 2E1 E2 sin ओमेगा टी cos ओमेगा टी। ठीक है, अब जो ये है इसको हम सीधा जीरो बोल सकते हैं। इसको हम सीधा जीरो क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि भाई कहते हैं कि साइन 2 ओमेगा टी बन गया, तो साइन वाले टर्म्स का तो हमेशा जीरो होता है, तो इसका तो जीरो आ गया। ठीक है, ये जो E1 साइन स्क्वायर है इसका हो जाएगा 1/2। ठीक है, इसका हो गया 1/2, इसका भी हो गया, इसका भी हो गया 1/2, यानी कि E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर 1/2। हमारे साथ ई स्क्वायर की वैल्यू तो इसका हम रूट लेंगे, हमारे पास आ गया ई हमारे। ठीक है, फिर रहेगी एन ए सी करंट इज गिवन बाय ई इज इक्वल टू E0 sin ओमेगा टी देन द मीन वैल्यू ऑफ वोल्टेज कैलकुलेटेड ओवर इंटरवल ऑफ T/2 सेकेंड्स। क्या मतलब हमें यहाँ पे क्या है T/2 के ऊपर कैलकुलेट करनी है। ठीक है, इसका आंसर है मे बी जीरो। ठीक है, अभी क्वेश्चन क्या है दिमाग ये है, बिल्कुल गलती करवाने का क्वेश्चन है कि वोल्टेज कैलकुलेट होगा टाइम इंटरवल ऑफ T/2 सेकेंड्स। अब से ये नहीं बोलेगा कि ये 0 से T/2 है। ठीक है, टाइम 0 से T/2 नहीं बोलेगा, ये बोलेगा कि किसी भी टी से T/2 तक। तो भाई वो जीरो हो सकते हैं किसी भी टाइम की बात कर रहे हैं, क्योंकि कहता है किसी भी T/2 की बात कर रहे हैं। लेट से अगर हम कहते हैं यहाँ पे एक साइनसॉइडल फंक्शन है, ये हमें दिख रहा है, तो साइनसॉइडल फंक्शन ऐसा है। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने मान लिया वो ऐसा चल रहा है। ठीक है, हमने क्या किया, हमने यहाँ पे जीरो लगा दिया, यहाँ पे T/2 लगा दिया, तो भाई अब तो जीरो होगा वो, क्योंकि क्या है यहाँ पे एक्चुअली जीरो नहीं है। एक सेकंड, मैं लेट मी गिव अ बेटर एग्जांपल। तो यहाँ पे अगर हम कहते हैं इसके बीच में और इसके बीच में अगर ले लें तो इस वजह से जीरो आएगा। कहते हैं तो कहते हैं इसकी, क्योंकि कहते हैं इसकी वजह से और इसकी वजह से नेट है वहाँ पे जीरो है। ये यहाँ पे इस तरह ले लो तो इसकी वजह से नेट जो है वो जीरो आएगा। ठीक है, तो इससे हम देख सकते हैं कि हाँ जो है वो नेट जीरो है। ठीक है, जो ये टी हो सकता है, तो क्या एन ए सी वोल्टेज वी इक्वल टू 220 ये इस अप्लाइड रखो डी सी वोल्ट इट्स रीडिंग विल बी जीरो। ठीक है, इसका आंसर जीरो क्या है कि भाई डी सी वोल्ट मीटर जो है वो ऐसा कर नहीं, वो ऐसा ऐसी चीज़ों को वो ऐसा वो कर ही नहीं पाता, क्या वो पढ़ ही नहीं पाता। उसके लिए होना चाहिए होता है एक हॉट आयरन के होता है, हॉट आयरन ट्यूब चाहिए होती है, वो ये सब कर सकते हैं। क्योंकि डीसी जो है वो बहुत स्लो होता है और ये जो है 100 बार 100-200 बार एक सेकंड में अपने करंट को चेंज करता रहता है। ठीक है, for the phase difference between the current and voltage in an AC circuit is pi/4 radian. If frequency of AC is 50 Hz, then the phase difference is equivalent to the time difference. What? ठीक है, मतलब क्या है कि उधर क्या है, ये बोला है जो डेल्टा फाई है वो किस टाइम डिफरेंस के इक्वल है। ठीक है, तो क्या करें हम डेल्टा फाई टू ओमेगा डेल्टा टी इस फॉर्मूले को यूज़ कर लेंगे, क्योंकि भाई हमें टाइम डिफरेंस के इक्वेशन बतानी है, तो हम डेल्टा फाई टू ओमेगा डेल्टा टी कर लेंगे। ठीक है, अब डेल्टा फाई इक्वल टू ओमेगा डेल्टा टी। ठीक है, अब डेल्टा फाई इन्होंने बोल दिया क्या है, ये डेल्टा फाई जो है वो pi/4 रेडियन, तो pi/4 ओमेगा इन्होंने बोल दी 50 और डेल्टा टी हमें निकाला, तो डेल्टा फाई इक्वल टू आपने क्या किया डेल्टा फाई इक्वल टू ओमेगा डेल्टा टी कहते हैं, डेल्टा टी इक्वल 1/400। मतलब बस ये बताना चाहता है कि डेल्टा फाई इक्वल टू ओमेगा डेल्टा टी एक फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है, इसको यूज़ करना होता है। ठीक है, फिर इफ I1 I2 I3 एंड I4 आर द रिस्पेक्टिव RMS ऑफ द टाइम वेरिंग करंट्स एज शोन इन द फिगर केसेस 1 2 3 एंड 4 देन आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन की कौन सा करंट जो है वो बढ़े। ठीक है, हमें I1 I2 I3 और I4 के बीच में बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम कहते हैं ए का देखें। ठीक है, तो हम कहते हैं ए वाला देखें, तो ये साइन का फंक्शन है। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, पहले स्क्वायर करेंगे, तो पहले स्क्वायर करेंगे तो वो कुछ इस तरह और इस तरह हो जाएगा। ठीक, पॉजिटिव हो जाएगा। तो कहते हैं हम इसका हमें करना है। ठीक है, तो कहते हैं अब तो भाई ये जो है ये उसको रिफ्लेक्ट ये बनेगा साइन स्क्वायर वाला। ठीक है, उसको तो हमें पता है इसकी एवरेज कितनी होती है, इसका हो जाता है I0/2। ठीक है, जो ये बी है ये भी बाई ये भी बाई ये इसको स्क्वायर करें तो ये भी साइन स्क्वायर बनाए, इसका भी एवरेज आती है I0/2। ठीक है, तो ये दोनों तो इक्वलेंट हो गए, क्योंकि भाई कहते हैं चाहे नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है, स्क्वायर तो दोनों को पॉजिटिव कर देगा ना, तो यहाँ से I0/2 आ गया। ठीक है, अब अगर 3 देखें तो 3 तो भाई जीरो आ गया, क्योंकि एक में पहले पॉजिटिव चल नेगेटिव चल, तो भाई नेट तो सॉरी जीरो नहीं आएगा, ये एक्चुअली क्या है था ये हम इसका स्क्वायर करना है, तो ये स्क्वायर करके तो बढ़ जाएगा।
तुम क्या है इसको हम ऐसा कह सकते हैं, इसको इसका जो ये क्या होंगे, ये पास देंगे आई नॉट, ठीक है। फिर ऑप्शन डी क्या कह रही है, ऑप्शन डी कह रही है ऐसे चल रहा है फिर ऐसे चल रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या है, इसको हम स्क्वायर कर लेंगे तो अपने पास बन जाएगा ये, ठीक है, ऐसा ऐसा बन जाएगा, ठीक है। तो क्या है इसको हम ये क्या है, यहाँ से हम इसकी क्वेश्चन निकाल सकते हैं कि आई इज इक्वल टू d/4। तो यहाँ से क्वेश्चन निकाल सकते हैं आई इज इक्वल टू d/4, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू d/4 निकाले तो 4 इज इक्वल टू टी निकाल लिया, ठीक है। अब आई में होता है आई स्क्वायर और डी टी, जहाँ पे हम आई स्क्वायर इसका डालें t/4 टी और डेल्टा टी यहाँ पे t/4, यहाँ पे इंटीग्रेट वगैरह में हमारे पास आ जाएगा कि I0/√3, ठीक है। तो उसका आगे से याद रखना है कि ये जो है I0/√3 होता है इसका, ठीक है, I0/√3। तो बस हम यहाँ से कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ से हम कमेंट करेंगे चीज़ों पे कि कौन सी कितनी बड़ी है, अपना आंसर आ गया, ठीक है। अब a direct current of 2 ampere and alternating current of maximum value 2 ampere flows through identical resistance. The ratio of heat produced is what, ठीक है। जहाँ पे क्या है ये 2 एम्पियर है तो इसका वी एन कितना होगा, वी एन होगा इसका √2, तो √2 और इसको कहते हैं, इसको आई स्क्वायर में डालेंगे तो बन जाएगा 2r, ठीक है। ये बना देगा 2r, ठीक है, क्योंकि आई एम इसको हम पता है हीट में सीधा डाल सकते हैं, इसको हम डालेंगे कितना आएगा, ये बनेगा 4r। जब क्या आ गया रेशो आ गया अपने पास 2:1, ठीक है। क्वेश्चन 30 है रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर ऑफ Alternate one AC source supply of 200 volt per 50 hazard in series. The current in the circuit is 2 ampere. If the power consumed is 100 volt, then the resistance of the circuit is what, ठीक है। तो यहाँ क्या है कि पावर कंज्यूम कर रही है जा रही है 100 वोल्ट, और हमें पता होना चाहिए कि जो P होती है वो होती है IMS VMS cos phi, यानी कि जो कैपेसिटर और इंडक्टर होते हैं वो नेट एवरेज पावर जो है वो जीरो यूज़ करते हैं, क्योंकि भाई कहते हैं वो फाइल जो है 90 डिग्री होता है, इसलिए हम उसको यूज़ नहीं करते। इसलिए हम सिर्फ क्या करेंगे, हम सिर्फ रेजिस्टेंस की पावर लेंगे। तो रेजिस्टेंस की पावर कितनी है, 200 वोल्ट ये है, और ये कहते हैं करंट में पता है, ठीक है, 200 करंट में पता, तो हमें क्या है V इंटू यहाँ पे कहते हैं 200 वोल्ट में पता है। लेकिन कहते हैं हम 200 वोल्ट हम सीधा यूज़ नहीं कर सकते, 200 वोल्ट सीधा क्यों नहीं यूज़ कर सकते भाई, तो कहते हैं कोई हो सकता है कुछ डेल्टा भी जो है वो अपने पास कहते हैं कैपेसिटर और इंडक्टर की वजह से भी है। तो हम क्या कहें करंट पता है हमें, ठीक है, और हमें पावर भी है, तो हम यहाँ पे सीधा रेजिस्टेंस निकालेंगे आई स्क्वायर आर इज इक्वल टू 100 से, ठीक है। आई स्क्वायर इज इक्वल टू 100 करेंगे, आई इक्वल टू 25 आ गया आपका आंसर, ठीक है। By what percentage impedance in an AC circuit should be increased so that the power factor changes from 1/2 to 1/4, ठीक है। वो क्या कहेंगे कि कितने इंपीडेंस को कितनी बढ़ाएगी, पावर जो है पावर फैक्टर 1/2 से 1/4 हो जाएगा। तो पावर फैक्टर इज इक्वल टू पावर, ये VMS IMS cos phi है, ठीक है। तो Z cos phi इज इक्वल टू R होता है, तो cos phi इज इक्वल टू RZ होता है, ठीक है। तो कहने अगर P को अगर हम 1/2 करना चाहते हैं तो हम क्या कहते हैं, अगर हम P को हम 2 टाइम्स करना चाहते हैं तो हमें Z को कितना करना पड़ेगा। तो हमें यहाँ से देख रहे हैं जो P है वो इस डायरेक्टली मोशन टू 1/r। ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि भाई कहते हैं वेर R इज कॉन्स्टेंट यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो बाय R इज कॉन्स्टेंट, तो भाई यहाँ पे 1/r हमें करना पड़ेगा, 1/r क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि भाई Z cos phi इज इक्वल टू R और R इज कॉन्स्टेंट, जब हम cos phi इज इक्वल टू R/Z यूज़ करके इसके अंदर डालना पड़ेगा। तब हमें समझ मिल रहा है कि R इज डायरेक्टली मोशन 1/z, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे बी ऑप्शन सही मानेंगे, ठीक है। इसको इतना करना पड़ेगा। फिर ये क्वेश्चन है द पावर इन एन AC सर्किट इज P * EMS INS cos phi, the value of cos phi in an LCR सर्किट एट रेजोनेंस इज। तो भाई रेजोनेंस में क्या होता है, रेजोनेंस में होता है कि जो एक्सल होता है वो एक्सी को काट देता है क्योंकि भाई उनका जो फेज डिफरेंस है वो बिल्कुल उल्टा होता है। तो यहाँ से हम सीधा 1 बोलेंगे, कि भाई सारी जो cos phi है वो कहता है वो 1 ही होने वाला है, क्योंकि phi इज इक्वल टू 0 डिग्री, वो सिर्फ रेजिस्टेंस की बात करें, ठीक है। तो यहाँ से ये हो जाएगा। फिर द करंट पोटेंशियल डिफरेंस एंड VC आर शोन, तो हमें इनका वो बताना कि ये इनमें से कौन सा सही है। तो भाई ऑब्वियसली अपनी डी ऑप्शन सही है, क्योंकि VL 90 डिग्री आगे होता है, VC जो है 90 डिग्री पीछे होता है, ये भी ठीक है। क्वेश्चन रनिंग है, क्वेश्चन 18 का डी, ठीक है। A pure resistive circuit X when current to an AC supply of peak voltage 200 volt gives a peak current of 5 ampere which is in phase with the voltage A। मतलब क्या है, एक X इसमें पहले हमने क्या है एक X लिया जो कि रेजिस्टिव सर्किट का एलिमेंट है, ठीक है। जो मतलब इसका मतलब वो खुद कह रहे हैं एक्स रेजिस्टेंस है, ठीक है। जिसको हम जब AC सप्लाई से कनेक्ट करते हैं तो ये 200 वोल्ट के AC सप्लाई से कनेक्ट करते हैं तो ये 5 एम्पीयर करंट देता है। तो यहाँ से हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल रही है 40 ओम, ठीक है। यहाँ से हमारे पास रेजिस्टेंस आ गई 40 वोल्ट, ठीक है। फिर क्या कह रहा है कि ये फिर सेकंड करंट एलिमेंट बाय व्हेन कनेक्टेड टू द सेम AC सप्लाई ऑल्सो गिव्स द सेम वैल्यू ऑफ पीक करंट बट द करंट लैग्स बिहाइंड बाय 90 डिग्री। मतलब करंट 90 डिग्री से लैग करे तो उसको क्या है, हमने इंडक्टर को यूज़ किया क्योंकि उसमें जो है वो 90 डिग्री आगे हुआ। तो यहाँ से एक्सेल रिजल्ट चाहे हम कि भाई इससे भी सेम करंट जनरेट किया, इसका मतलब क्या है कि ऑब्वियसली सेम होगा, ठीक है। फिर द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स एंड वाई इज कनेक्टेड टू द सेम सप्लाई देन व्हाट विल द एनएमएस। मतलब दोनों को सेम सप्लाई से कनेक्ट करें तो क्या होगा, अब दोनों को एक साथ कनेक्ट कर दिए, यहाँ पे आर भी और यहाँ पे इंडक्टर भी, तो यहाँ पे क्या करें हम R प्लस कर देंगे, यानी 80 ओम आ गया, यानी करंट आ गया 2.5 एम्पीयर, यानी कि सी ऑप्शन सही होगी, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन है when 100 volt DC is applied across a solenoid a steady current of 1 ampere flows in it. When 100 volt AC applied across the same solenoid the current drops to 0.5 ampere.
If the frequency of AC source is 150√3/π Hz, then impedance and inductance of the source is, वो क्या कह रहा है कि पहले 100 वोल्ट DC अप्लाई किया तो क्या उसके अंदर 1 एम्पीयर फ्लो करे स्टडी स्टेट में, ठीक है। स्टडी स्टेट में क्या करते हैं, स्टडी स्टेट में हम कंडक्टर को शॉर्ट कर देते हैं, ठीक है। इसको हम मानेंगे नहीं तो यहाँ से 100 हो रहा है, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा कि आज वोल्ट 100 ओम में, यहाँ से फर्स्ट से मिल रहा है, ठीक है। आज वोल्ट 100 ओम, फिर क्या वो कह रहे हैं कि वैन 100 वोल्ट ऑफ AC इज अप्लाइड अक्रॉस सेम द करंट ड्रॉप्स टू 1.5 mm। तो हमें पता है क्या आता है, हम क्या करेंगे, एक्सएलआर ले लेंगे, ठीक है। एक्सएलआर ले लेंगे क्योंकि भाई कहते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि वो और फिर करंट इससे वजह से हाफ हो रहा है, तो करंट हाफ हो रहा है इसका मतलब क्या, आज वोल्ट 200 में, क्योंकि आज वोल्ट 100 पे 1 एम्पीयर है, तो आज वोल्ट 200 पे 0.5 एम्पीयर, तो यानी कि हमारे पास आ गया कि ये हमारे पास 200 ओम हो जाएगा, ठीक है। उसका क्या है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ AC सोर्स 150√3/π Hz, ठीक है। ओमेगा दे रखा है, तो इम्पीडेंस और रिएक्टेंस पूछ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इम्पीडेंस तो आ गया अपने पास 200, ठीक है। तो ऐसे 200, 100 और ओमेगा, तो यहाँ से हमारे पास ओमेगा आ गया, ओमेगा हमारे पास आ गया, यहाँ से आ गया अपने पास कितना, √3 × 100, √3 × 100 कैसे, क्योंकि उनका नेट समझो है 200 है। तो हम क्या करेंगे, कि 2πf × L = √3 × 10⁻⁻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 ⁻
हमारे पास एल आ जाएगा 1/3, यानी कि ये ऑप्शन जो है वो सही हो गई। हमें एफ दे रखी थी, इसलिए हमने एफ की तरफ से बात की, ओमेगा दी होती तो ओमेगा की तरफ से बात कर लेते हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन है रजिस्टर एंड इंडक्टर एंड कैपेसिटर शो वोल्टेज V1 V2 V3 एज शोन, ठीक है। व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर इज इंक्रीज अप टू रेजिस्टेंस फ्रीक्वेंसी, जब रेजिस्टेंस फ्रीक्वेंसी पे कहते हैं तो वोल्टमीटर रीडिंग एट रेजिस्टेंस फ्रीक्वेंसी विल बी व्हाट, ठीक है। तो क्या कहते हैं इज जीरो इन द केस ऑफ वोल्ट, ठीक है। तो यार रेजिस्टेंस फ्रीक्वेंसी ला दी, इसका मतलब क्या है कि एक्स और एक्स जिसको कैंसिल करने वाले हैं, मतलब क्या है ये सर्किट जीरो होने वाला है, ठीक है। ये सर्किट जो है जीरो होने वाला है, तो क्या है कि जो V2 है उसका करंट जीरो है, तो वोल्टमीटर V2 जो है वो डेल्टा V जीरो यूज शो करेगा, इसलिए बी ऑप्शन सही होगी, ठीक है। फिर क्वेश्चन 22 क्या है, रेजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज विद एन एलिमेंट ए, द इलेक्ट्रिक करंट इज फाउंड टू बी लैगिंग बिहाइंड द वोल्टेज बाय एंगल θ1। तो ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि अगर हम ए के साथ रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं तो वो लैग कर रहा है, और अगर बी के साथ हम कनेक्ट करते हैं तो क्या कहते हैं वो आगे बढ़ा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि बी कोई कैपेसिटर और ए कोई इंडक्टर है, लेकिन क्या है हम इसको पकड़े बिना भी हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि हम क्या करेंगे, जैसे हमने ये एल लिया, ठीक है, हमने एल लिया, यहाँ पे एक आर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे 5-1 से ही लीड कर रहा है, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम tan phi = XL/R, ठीक है। इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन लिखी, ठीक है। उसके बाद क्या है, इस तरह हम क्या हम नीचे अब phi2 से लीड, अब phi2 से पीछे, तो यहाँ से हम क्या कर देंगे phi2 से पीछे, तो यहाँ पे क्या कर देंगे tan phi2 = XC/R, ये हमारी दो इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब हमें क्या बोलना है, अब वो क्या बोल रहे हैं दोनों को साथ में कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब दोनों को साथ में कनेक्ट कर दिया है, वो क्या कह रहे हैं तब वो कह रहे हैं कि यहाँ पे वो जो है वो करंट लीड कर रहा है, तो करंट लीड कर रहा है इसका मतलब क्या है कि XC बढ़ा तभी तो करंट लीड कर रहा है, तो यानी XC - XL, तो यहाँ से tan phi आ गया XC - XL/R, ठीक है। अब ये क्या है, ये तो भाई tan θ1 tan θ2 है, ध्यान से देखो वही तो है, क्या कहता है tan θ2 tan θ1 है, जैसे बी ऑप्शन जो अपने पास करेक्ट हो गया, ठीक है। In a series RCL circuit, the frequency of source is half of the resonance frequency. The nature of the circuit will be what, ठीक है। तो क्या है वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे क्या कहते हैं कि जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से आता है, ठीक है। तो रेजोनेंस तो यहाँ पे क्या होता है, का प्यारा सा ग्राफ बना देते हैं, ये क्या होता है ओमेगा से क्या कहते हैं, जैसे ये क्या होता है जो हमारे पास वो होता है क्या कहते हैं जो XC होता है वो होता है 1/ओमेगा से, ठीक है, 1/ओमेगा से। तो यार जब ओमेगा छोटा हो तो हमारे पास कैपेसिटेंस बड़ी होती है, तो यहाँ पे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से पहले क्या होगा, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पहले यही होगा कि कैपेसिटेंस बड़ी होगी, ये बोल रखा है पीछे। तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब वो कैपेसिटिव हो जाएगा, क्योंकि तब कैपेसिटेंस ज़्यादा बड़ी होगी, ऐसा समझ लो इंडक्टेंस, ठीक है। फिर अभी एक पैरेलल सर्किट देते हैं, ठीक है। तो पैरेलल सर्किट कैसे सॉल्व करते हैं हम ये देख लेते हैं, ठीक है। XL है, R है और XC है, दोनों पैरेलल में है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अगर पैरेलल दिया हो ना तो हमें इसको बिल्कुल दो सीरीज सर्किट मान के एनालाइज करना है, ठीक है। जैसे हमने क्या किया, हमने सबसे पहले इसको ऊपर वाले को अलग से एनालाइज कर लेंगे, ठीक है। ऊपर वाले को हम अलग से एनालाइज कर लेंगे, नीचे वाले को अलग से एनालाइज कर लेंगे, ठीक है। तो ऊपर वाला कैसा है, ऊपर वाला ऐसा है कि इसमें XC है और I है, ठीक है। तो इसमें हम I कैसे लिख सकते हैं, इसमें I लिख सकते हैं कि I = I1 sin ω t प्लस π/2, ठीक है। sin ω t प्लस π/2 क्यों, क्योंकि भाई यहाँ पे क्या है जो कहते हैं जो करंट है वो वोल्टेज से यहाँ पे लीड करने वाला है, ठीक है। फिर क्या है, अब क्या है, और दूसरे क्या है, दूसरे XL भी है, R भी, तो यहाँ पे क्या है phi = tan इनवर्स XL/R से क्या होगा, हमारा जो करंट है वो क्या करेगा यहाँ पे क्या कहते हैं लीड, हमारा जो करंट है वो यहाँ पे लीड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ गया, ठीक है। और क्या है तो I2 क्या हो गया, I2 हो गया I2 sin ω t - tan इनवर्स XL/R, ऐसा क्यों, क्योंकि जब कैपेसिटेंस होती है, ठीक है, ये जो कैपेसिटेंस है इससे इसके मुकाबले तो करंट जो है वो यहाँ से 90 डिग्री से लीड करता है, ठीक है। लेकिन जैसे इंडक्टेंस लगाए, ठीक है, तो यहाँ से फाई आगे जाएगा ये, और यहाँ पे क्या है ये पीछे रहेगा। तो यहाँ से अपने पास हम क्या I1 निकाल लिया, I2 निकाल लिया,
तो हमें डिफरेंस बिटवीन फेस पूछेगा, तो डिफरेंस बिटवीन फेस पूछेगा हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर सी कर देंगे क्योंकि एक में ये है, एक में प्लस पाई टू माइनस टेन आया, तो यही हो गया मेरे पास, ठीक है। बी ऑप्शन हो गई, ठीक है। क्या कहते हैं इसका आंसर हो गया सी ऑप्शन, ठीक है, क्योंकि कहते हैं वो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि हम डिफरेंस ले रहे हैं, ठीक है। और अगर हमें आई नेट अगर पूछ रखा होता तो हमें आई वन आई टू का वेक्टर सम कर देते, जैसे हम कहते हैं फिजिक्स में करते हैं, वैसे ही आंसर देता है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, a closed coil consists of 500 turns on a rectangular frame of area of 4 cm square and has a resistance of 50 ohm. The coil is kept with a plane perpendicular to the uniform magnetic field of 0.2 Tesla. Calculate the amount of charge flowing through the coil if it is turned over, rotated through 180 degree. Will the answer depend on the speed with which the coil is rotated? मतलब क्या है कि वो ये है कि यहाँ पे कॉयल था, ठीक है, इसको हमने 180 डिग्री से रोटेट कर दिया, ठीक है, मतलब 180 डिग्री से ऐसे रोटेट कर दिया, तो हमें बताया कि ये क्या कहते हैं फ्लक्स कितनी होगी। तो यार तो भाई ये तो कहते हैं ई एम एफ किसी का मिक्स क्वेश्चन है, लेकिन क्या है कि हम क्या करें, इज इक्वल टू डेल्टा फाइव आया करेंगे, ठीक है। पहले एन बी, लेकिन अब होगी माइनस एन बी, तो एन बी माइनस एन बी, तो यानी कि डेल्टा हो गया 2 एन बी, ठीक है। जैसे एम वी से पहले आगे जाओ फिर एम वी से पीछे आने जाए तो उसको हम 2 एम वी लिखते हैं ना, वैसे जब हम उस वैल्यू जाएंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर भी क्वेश्चन है, conducting rod of AC of length 4 is rotated by about a point O in a uniform magnetic field directed into the plane of the paper. OC is equal to L and O, AO is equal to L and OC is equal to 3L. देन हमें ये डिफरेंस बताना है वी ए बी बी सी वगैरह में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कि O के अबाउट में हम रोटेट करें, ठीक है, तो O के अबाउट में हम रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, ये हमारे पास हो गया। तो क्या है अब यहाँ पे क्या है, और जो बी है वो कहाँ जा रही है, बी जा रही है अंदर, ठीक है, बी आ रही है अंदर। तो अब यहाँ पे क्या है कि जैसे ही अगर हम यहाँ पे ए वाले इस राइट वाले पार्ट की बात करें, ठीक है, तो हमें ये मिलेगा कि इसकी वेलोसिटी जो है इसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ आएगी, ठीक है, इसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ क्यों आएगी, कि भाई क्या कहते हैं ये ओमेगा एस वजह से ओमेगा इस तरह की, तो ऑब्वियसली इसको नीचे लेके जाएगी, ठीक है, ये इसको इस तरह नीचे लेके जाएगी, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इसको वेलोसिटी जो है नीचे लेके जाएगी। तो यहाँ पे इसको वेलोसिटी इसकी नीचे लेके जा रही है, तो हम क्या करें वी नीचे बी अंदर, ठीक है, तो वी क्रॉस बी करेंगे हमारे पास हो जाएगा कि ये जो है ये राइट वाला पॉजिटिव बना है, ये लेफ्ट वाला ये होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम ये हमने इसका वो कहते हैं डायरेक्शन निकाली, और वी ओ माइनस वी ओ क्या कहते हैं वी ओ माइनस वी कैसे करेंगे, उसको हम हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर कर देंगे, ये पार्ट एल दे रखा है, ठीक है। और अगर ऐसे ही हमें क्या वी अभी इसमें हम इस साइड में करेंगे तो ये बताएगा इस ये साइड पॉजिटिव होनी चाहिए, ये साइड नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि जिस साइड वी क्रॉस बी आता है वो उस साइड में हम पॉजिटिव में लगा देते हैं। जैसे पास आ गया 9/2 बी स्क्वायर एल स्क्वायर, ठीक है, तो वी नॉट माइनस वी सी आ गया, वी नॉट माइनस वी आ गया, तो वी माइनस वी सी को हम ऐसे निकालेंगे, ठीक है। इस तरह हम कैसे जो भी चाहिए वो निकाल के देख सकते हैं, ये हमारे पास सिर्फ सी ऑप्शन सही है कि वी माइनस वी सी इक्वल टू 4 बी ओमेगा एल स्क्वायर, ठीक है। ये क्वेश्चन है, in oscillating LC circuit, the maximum charge on the capacitor is Q. The charge on the capacitor when the energy stored is equally between the electric and the magnetic field is. क्या एक कैपेसिटर भी है, क्या पे इंडक्टर भी है, तो क्या कह रहे हैं कि कहता है हमें बताना है कि चार्ज क्या होगा जब क्या है, जब इक्वल एनर्जी स्टोर्ड है क्यूब में और एल में, ठीक है। तो अगर चार्ज अगर कहते हैं अगर जो इक्वली अगर कहते हैं इक्वली स्टोर्ड है तो हम क्या कर सकते हैं क्यू स्क्वायर बाई 2 सी, मतलब क्यू से जो चार्ज है वो हाफ हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाई 2 सी के, मतलब बड़े क्यू के जो बड़ा क्यू नेट चार्ज है उसका आधा होगा ना, क्योंकि उसकी आधी एनर्जी स्टोर्ड है, तो यहाँ से हम क्यू निकाल सकते हैं क्यू बाई रूट 2, ठीक है, क्यू इज इक्वल टू क्यू बाई रूट 2 निकाल दिया। हमें यहाँ पे इंडक्टर के बारे में सोचना नहीं था, हमें बस ये सोचना कि हमें मैक्स क्यू पता है, हमें वो पता है कि कितना क्यू, हमें ये पता है कि कितना क्यू उस टाइम पे होना चाहिए, बस आंसर निकालो। अब ये क्वेश्चन है जैसे कि रॉड पी क्यू स्लाइड ऑन अ वायर दैट इज शेप्ड लाइक अ पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एट द इंस्टेंट द रॉड क्रॉसेस द पॉइंट ए को 0 द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द रॉड इज, मतलब क्या है यहाँ पे एक हमारे पास ये रॉड है और ये क्या है इसको इस तरह से वी वेलोसिटी से पार करिए, ठीक है। तो बताना है कि जब ये यहाँ पे क्या कहते हैं, जब ये यहाँ पे पहुँची तो इसका क्या होता है कि जब ये कहाँ पहुँची, जब ये 1,0 पे पूछिए तो हमें बताना है कि इसका ईएमएफ क्या होगा। तो ईएमएफ क्या होता है, ईएमएफ होता है बी एल वी, ठीक है, बी एल वी होता है, वेलोसिटी इधर है, ठीक है, वेलोसिटी हमने बना ली वो होगी वी, और यहाँ पे इसकी लेंथ निकालनी है ना कि ये कितनी लेंथ है, तो ये तो भाई हमें दिख रहा है 1,0 से अगर पास हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भाई ये इसकी ये लेटर सेक्टर में इसकी लेंथ हो रहा है, तो बी एल 4 बी ए वी करके इसको हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, इसको छोड़ो, an AC voltage source V is equal to V naught sin omega t is connected across resistance R and capacitance C as shown in the figure. It is given that R is equal to 1 by omega c. The peak current is I naught if the angular frequency of the voltage source is changed to omega naught by 3. Given R and C fixed, the new peak current is what, ठीक है। मतलब सबसे पहले हमें दे दिया कि R जो है R कि R इक्वल टू 1 बाई ओमेगा सी हमें दे रखा है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि इफ़ द एंगल की मतलब क्या है, जब पहले इसमें क्या था आई नॉट, ठीक है। उसके बाद इसको ओमेगा को ओमेगा बाई 3 करें और रेजिस्टेंस और सी को कांस्टेंट रखना है, ठीक है। जैसे सी को कांस्टेंट रखना है मतलब क्या है, जो आई इक्वल टू 1 बाई ओमेगा सी तो हम कर रहे हैं लेकिन उसको फिर भी कांस्टेंट रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि इसके पहले तो हम क्या कहते हैं आई को क्या लिख सकते हैं, आई हो सकता है आई को लिख सकते हैं वी नॉट बाई रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई आर एक्स आर और एक्स के जो 90 डिग्री का एंगल होता है, तो ये बन गया 1 बाई ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1 बाई ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर, या फिर हमें आर इक्वल टू 1 बाई ओमेगा सी रखा है, तो उस वो नेगेटिव यही बन गया। जब
पास वी नॉट ओमेगा सी बाई रूट 2 ये अपने पास आ गया करंट, ठीक है। लेकिन अब क्या है, अब हम क्या करें, अब इसको अब इसको करें ओमेगा बाई रूट 3, ठीक है। तो ओमेगा बाई रूट 3 से ध्यान रखना कि भाई यहाँ पे क्या हमारे पास जो है, हम क्या थे एक्सेल वही यूज़ करें, ठीक है। जो हमारे पास एक्सेल था वो बिल्कुल वही का वही है, लेकिन एक्सेल में हम एक ओमेगा एल डालते हैं, क्या कि एक्सी बिल्कुल वही का वही है, लेकिन एक्सी में हम 1/ओमेगा सी में ओमेगा डालते हैं, बस उस ओमेगा को चेंज किया, उस ओमेगा को हमने ओमेगा बाई रूट 3 किया, बाकी सेम है, ठीक है। उसके एक्चुअल वैल्यू को चेंज नहीं किया गया, ठीक है। तो मेरे पास बन गया वी नॉट ओमेगा सी बाई 2, ठीक है। तो ये क्या बन गया, ये वी नॉट ओमेगा सी बाई 2 है, पहले था वी नॉट ओमेगा सी बाई रूट 2, तो यानी कि 1/रूट टाइम्स हो गया, तो यानी आई नॉट बाई रूट 2 अपना आंसर हो गया, ठीक है। फिर पे क्वेश्चन है, टू कैपेसिटेंस 2C and C are connected in series with an inductor of inductance L. Initially, capacitors have charged such that VB minus V is equal to 4V0 and VC minus VD is equal to V0. Initial current in the circuit is 0. Maximum current that can flow in the circuit is what, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस हमें बहुत कुछ बताना है, ठीक है। तो क्या है ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि मैं बोल रहा कि 2C के लॉन्ग प्लस की 2C के लॉन्ग जो चार्ज है वो 8Q0 है, इसके लॉन्ग Q0 है, क्योंकि भाई हमें क्या है V देखा तो हम Q तो बता ही सकते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या माना कि CV0 इज इक्वल टू Q0 है, ये हमने ये माना, ठीक है। तो हम यहाँ पे कर सकते हैं, हम यहाँ पे आई है तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ पे ये कर सकते हैं, सबसे तो हम यहाँ पे Q चार्ज मान लेते हैं और यहाँ पे 9Q माइनस Q चार्ज मान लेते हैं कि भाई नेट जो है, नेट जो चार्ज है वो यहाँ पे वो यहाँ पे रहेगा, क्या कहते हैं वो यहाँ पे कंजर्व रहेगा, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं -Q/2C माइनस 9Q प्लस Q/C माइनस LdI/dt इक्वल टू 0, क्योंकि भाई क्या कहते हैं बस हमने फिर उसके बाद KVL लगा दिया, ठीक है। तो KVL लगाती है, ठीक है। अब KVL लगाने के बाद हमने क्या किया कि हमने DI/dt को हमने dQ/dt क्या और डिफरेंशिएट बता दें, मतलब ये LdI/dt जो है वो अब आई जो होता है वो dQ/dt का इक्वेशन, तो DI/dt का हो गया d²Q/dt स्क्वायर, तो हम बता सकते हैं d²Q/dt स्क्वायर इक्वल टू -3Q/2LC माइनस 9Q0/LC, ठीक है। तो ये बना d²Q/dt स्क्वायर इक्वल टू -3Q/2LQ माइनस 9Q0/LC, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये क्या है हमें पता जैसे कि d²x/dt² प्लस ओमेगा² x इज इक्वल टू 0 आ जाए, तो ये हमारे पास एस की इक्वेशन होती है, इसका जनरल सोल्यूशन होता है a sin ओमेगा t प्लस फाई। तो यहाँ पे हमारे पास भी वही बन गया, बस यहाँ पे एक एक्स्ट्रा टर्म x0 आए तो इसको हम बाद में माइनस कर देंगे, ठीक है। ये जो माइनस x0 है इसको हम बाद में देख लेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सीधे इसको लिख सकते हैं बाई टू a sin ओमेगा t प्लस फाई प्लस x0, ठीक है। ओमेगा हमें मिल चुका है, ठीक है, ओमेगा हमें यहाँ से मिल चुका है। तो हमें क्या करना है, अब यहाँ पे हमें अलग अलग चीज़ें बतानी है, ओके फाई क्या है, a क्या है और x0 क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, let's start observing things, ठीक है। तो एट t इक्वल टू 0 di/dt जो है वो 0 है, तो t इक्वल टू 0 पे अगर di/dt 0 है तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास q की इक्वेशन है, तो di/dt 0 करना है, तो इसका हम क्या करेंगे, हम इसका डिफ्रेंसीशन को, ठीक है, हम इसका जो डिफ्रेंसीशन है वो बनेगा आई, तो उसके भी डिफ्रेंशिएशन को हम 0 कर दें तो उससे हमारे पास एक चीज़ आ गई, ठीक है। उससे हमें मिल जाता है Q इक्वल टू -6Q0, ऊपर डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो कि हमने क्या कहते हैं, यहाँ पे एक्चुअली मैंने वाई डाला कि यहाँ पे Q होता है ना, Q आएगा, तो Q इक्वल टू a sin ओमेगा प्लस 5 प्लस x0, एक्चुअली इस Q की बात करिए, ठीक है, इस Q की बात करिए, हम फाई की बात करें, ठीक है। हम फाई की बात करें, Q की बात नहीं करें, हम फाई की बात कर रहे हैं कि भाई फाई इज इक्वल टू, ठीक है, फाई इज इक्वल टू -6Q0, ठीक है। फाई इज इक्वल टू -6Q0 यहाँ से मेरे पास आ रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या है, फाई में लिखा हमें यहाँ से कि di/dt इक्वल टू 0 शुरू में, और एट t इक्वल टू 0 आई भी 0, ठीक है। di/dt 0 आई भी 0, तो मतलब एक बार डिफरेंशिएट करके हम दोबारा 0 कर देंगे, जैसे हमारे पास Q0 जो कि हमारे पास a है वो आ गया यहाँ से -Q0 और फाई इक्वल टू आ गया यहाँ से π/2, ठीक है। और क्या कहते हैं, फाई इक्वल टू π/2 यहाँ से है और Q0 इक्वल टू -2Q0 कहाँ से आ गया कि हमने क्या किया, हमने Q को 8Q0 डाल दिया एट t इक्वल टू 0, तो जो हमने यहाँ पे कहते हैं ये जो यहाँ पे जो Q आना चाहिए वो स्टार्ट में 8Q0 है ना, जो स्टार्ट में जो है वो 8Q0 है, तो हमने उसको Q को हमने 8Q0 डाल दिया। तो ये सब करने से, ठीक है, इन सबसे एक क्वेश्चन है, इसमें आंसर आ गया Q इक्वल टू -2Q0 cos ओमेगा t -6Q0, ये अपना आंसर हो गया, ठीक है। फिर क्वेश्चन है, an infinitely small bag magnet of dipole moment m is moving with speed v in x direction. A small closed circular conducting loop of radius a and negligible self-inductance in y plane with center of 0 and its axis coordinate s is find the force opposing the motion of the magnet. If the distance for the loop is r, assume that distance x of the magnet from the center of the loop is much greater than a. मतलब क्या है कि यहाँ पे एक मैग्नेट है, ठीक है, एक मैग्नेट जो इस तरह जा रही है और यहाँ पे एक इस तरह का हमारे पास छोटा सा लूप है, ठीक है, एक छोटा सा लूप है। इसका बताना है कि हमें क्या है, हम इस पर कि इसकी वजह से इसको जो रिटार्डिंग फोर्स कितना लगा है, ठीक है। अब सबसे पहले रिटार्डिंग फोर्स लगाने से जाएगी, ठीक है। तो जैसे जैसे ये दूर जाएगा
तो ये फ्लक्स को अपने डिक्रीज़ करेगा, क्योंकि जैसे जैसे मैग्नेट दूर जाएगी अपने फ्लक्स को डिक्रीज़ करेगी। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, फ्लक्स डिक्रीज़ हो बोलेगा नहीं, मेरे को तो फ्लक्स इंक्रीज़ करनी है, क्योंकि भाई वो d∅dt को अपोज करता है जो ई बनता है। तो यहाँ से एक आई बनेगा जो कि इसको अपोज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, हम फाइव लिख लेते हैं, जिससे कि हमें ई इक्वेशन मिल जाए, उसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो फाइव क्या होगा, फाइव होगा पाई स्क्वायर, पाई स्क्वायर इसका एरिया, फिर क्या फिर क्या है हमारे पास ए लिख दिया, फिर अब बी। तो बी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 2μ/4πm/x3। ये कैसे है कि टू के भी बाय आर क्यूब होता है ना, वैसे ही हमने बस 2μ कि यहाँ पे के जो μ/4π है और जो पी है वो यहाँ पे एम है। तो हमने 2μ/4πm/x3 ये हमने लिख दिया इसकी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये बिल्कुल उसी से मिल रहा है। तो हम d∅dt करेंगे, इसको डिफरेंशिएट मार देंगे, तो हमारे पास आ गया कि उसके बाद हम रेजिस्टेंस भी डिवाइड कर देंगे। तो रेजिस्टेंस डिवाइड करने के बाद आ गया कि हमारे पास आई जो है, आई इज इक्वल टू 3m² μ0v/2r x⁴, ठीक है। अब हमारे पास आई आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे पता है कि एट स्टेडी स्टेट क्या होता है कि f इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बस इक्वलाइज कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा f इज इक्वल टू 9m² μ0v/8, ठीक है। हमारे पास ये आ गया कि अपने पास कि किसी एक्स डिस्टेंस पे कितनी क्या फोर्स होएगी जो उसको पीछे उसके ऊपर पीछे लग रही होगी, अपना आंसर हो गया, ठीक है। फिर भी क्वेश्चन है कि 4 आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल्स ऑफ मास 0.1 kg and charge 2 coulomb connected to each other via masses of non-connecting rods of equal length. The whole arrangement is placed in a cylindrical region carrying uniform magnetic field as shown in the figure. Suddenly the magnetic field is switched off. Then the correct statements are. मतलब क्या हुआ है कि यहाँ पे इस तरह चार चार्जेस जो है इस तरह एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। चार चार्जेस जो है इस तरह एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो फिर क्या हमने अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड लगाई है। तो मैग्नेटिक फील्ड लगाने की वजह से क्या हो रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लगाने से यहाँ पे कोई एंगुलर मोमेंटम हो रहा है, घूमना शुरू कर रही है, ऐसा क्यों हो रहा है, एक बार समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने बी बंद किया, ठीक है, जैसे हमने बी बंद करी तो इसका मतलब फाइव पहले कुछ थी, ठीक है, पहले कुछ फ्लक्स था, वो क्या है कि सॉरी क्या था, पहले कुछ फ्लक्स था वो जीरो पे हो गया, वो जीरो पे चला गया। मतलब यहाँ पे जो d∅dt है, मतलब जो चेंज ऑफ फाइव टाइम है वो जीरो नहीं है, यहाँ पे फाइव चेंज है। इसका मतलब यहाँ पे एक ई बनेगा, ई बनेगा, ई की वजह से यहाँ पे आई बनेगा, क्योंकि फर्स्ट रेजिस्टेंस भी है, ठीक है। और जो आई बना उसकी वजह से घूमने वाला है, उसके बाद उस वजह से घूमने लगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे हम सबसे पहले हम यहाँ पे सीखने क्या जाते हैं कि भाई कहते हैं वो सब तो ठीक है कि वो सब हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें समझना कि जब भी टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड होती है ना, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, ठीक है। जब भी वो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड होती है तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है वो होती है E=R/2 d/d, ठीक है। ये हमारी थ्योरी का पार्ट है, E=R/2 d/d, ठीक है। ये जो ई इंड्यूस है ये लेंथ को भी फॉलो करती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जैसे ही हमने उसको बंद किया, ठीक है, जैसे हमने उसको बंद किया कि यहाँ पे जो बी था वो अंदर था, तो यहाँ पे क्या है, वो चाह रहा है कि वो दोबारा है, कि वो ऐसा बंद क्यों करते हैं, उसको दोबारा लाओ, तो बी दोबारा आना चाहिए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो हमारे पास जो करंट है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनना चाहिए, कि यहाँ पे जो है यहाँ पे जो वो दोबारा जो यहाँ से ई जो है इस तरह घूमना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह घूमना, और जो आ रहा है यहाँ पे A/√2 है, ठीक है। आ जाए यहाँ पे A/√2 है, क्योंकि सेंटर से डिस्टेंस होता है, ठीक है। जब A/√2 डाल के हमारे पास आ जाएगा कि E=R/2 dB/dt। तो यहाँ पे करेंगे हम, यहाँ पे ई तो हमने निकाल ली, अब हम क्या करें, टॉक निकालेंगे। टॉक क्यों निकालेंगे, क्योंकि भाई हमने ई तो निकाल चुके हैं, लेकिन हम टॉक निकाल चुके हैं, हमने एंगुलर मोमेंटम पूछ सकते हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं, टॉक हम क्यों निकाल रहे, क्योंकि भाई ये इंस्टेंटली बन गया है, तो इंस्टेंटली बन गया उसके बाद ही हो गया। तो हम τ.dt=LF कर देंगे। जो τ.dt है वो क्या करेगा, एंगुलर इम्पल्स जनरेट करेगा, उसकी वजह से एंगुलर मोमेंटम जनरेट हो जाएगा, जो कि आई में इक्वल है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बस τ.dt करते हैं, या फिर τ.dt क्या होगा, QE, ठीक है, Q इंटू R इंटू 4, कि QER क्या होगा, ये हमारे स्टॉक हो गई इंटू 4 हो गया, क्योंकि यहाँ पे चार चार्जेस हैं, इंटू dt का इंटीग्रेशन इक्वल टू 4mr² इंटू बैक, क्योंकि यहाँ पे चार पार्टिकल्स mr² वाले, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेट मार देंगे, इंटीग्रेट मारते हैं हमारे आ जाएगा कि कहते हैं कि Q/2 dB इक्वल टू mr ओमेगा, काट पीट के हमारे आ जाएगा कि ओमेगा इक्वल टू Q/2m। इसके अंदर वैल्यूज रखें तो पास 40 रेडियन पर सेकंड हमारा जो आ जाएगा हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी, जो कि c सही है, ठीक है। हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, हमने τ.dt को LF कर दिया, उससे पहले हमने E निकाली, ठीक है। उसके जो E है वही टाउ को जनरेट करी थी, ठीक है। फिर क्या है, डी क्या कह रही है, डी ऑप्शन कह रही है द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O आफ्टर द मैग्नेटिक फील्ड स्विच ऑफ इज नॉन जीरो। तो पॉइंट O पे क्या है, वो कह रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड जो है नॉन जीरो। हाँ तो भाई मैग्नेटिक फील्ड तो नॉन जीरो होने ही वाली है, क्योंकि ये घूमेंगे तो नॉन जीरो तो कर देंगे, तो आर डी भी उसके बाद डी तो सही है, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद हम एक मिनट आगे देख लेते हैं कि बी ऑप्शन क्या है, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज 822। तो बी ऑप्शन तो गलत हो गया, हमारे पास 8 आंसर है, ठीक है। फिर वो कह रहे हैं एंगुलर वेलोसिटी इज 40 रेडियन पर सेकंड। तो भाई एंगुलर वेलोसिटी 40 रेडियन पर सेकंड है, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी हमने यहाँ से कर दी, एक हमने यहाँ से कर दिया कि हमने एल करें mr² इंटू ओमेगा करके 4mr² इंटू ओमेगा करके हमने ये निकाला। तो इस तरह हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। कि ये इसमें हमें क्या समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, उसकी जो टॉक जनरेट होती है, बस इतना समझ लो तो ये क्वेश्चन हो गया था, ठीक है। फिर भी क्वेश्चन है कि इन सिलेंड्रिकल रीजन ऑफ रेडियस आर देयर इज एग्जिस्ट अ टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। दोबारा से टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, इसका क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हुआ है, ठीक है। सच दैट dB/dt इज इक्वल टू k, जो dB/dt है वो k है, ठीक है। हमें dB/dt देखा, हमें b भी दे दिया, ठीक है। सीधा बोलेगा dB/dt को k यूज़ करो। चार्ज पार्टिकल हैविंग चार्ज q इज प्लेस्ड एट द पॉइंट p
एट डिस्टेंस डी, मतलब यहाँ पे एक हमारे पास एक पॉइंट चार्ज यहाँ पे एस इस तरह रख दिया, ठीक है, फ्रॉम सेंटर। नाउ द पार्टिकल्स मूव इन डायरेक्शन ओ पी परपेंडिकुलर by an external agent to infinity so that there is no change, no gaining kind of charge particle. चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स, ठीक है। मतलब क्या कह रहा है कि यहाँ पे क्या है, एक एक्सटर्नल एजेंट्स पे फोर्स लगाता है और वो फोर्स कैसे लगाता है कि यहाँ पे भी उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो है, जो यहाँ पे इन्फिनिटी पे जो जाता है तब भी उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो है। तो बताना कि उसने वर्क कितना किया, ठीक है। तो पहले ले समझते कि वर्क होने के बाद, ठीक है। यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे क्या, हम जैसे हमने देख रहे हैं कि जो डी बाई डी टी है वो इक्वल टू वो क्या है, वो क्या है, तो क्या है, जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है वो बढ़ रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर बढ़ रही है तो इसी वजह से वो क्या करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस करेगी। वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंड्यूस करेगी उसकी वजह से क्या है, जो क्यू को मूव करना पड़ेगा। तो उस क्यू को मूव कराने के लिए हमें जो उसको क्यू को हमें उसकी अपोजिट डायरेक्शन मूव करना है, इसके लिए हमें पॉजिटिव वर्क करना पड़ेगा। तो हमें देखते हैं कि क्या वर्क करने वाला है, ठीक है। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमें एक किसी ऐसे जनरल पॉइंट क्या हम क्या कर रहे हैं कि जैसे हम यहाँ पे इस तरह ये कहते हैं, जो पास इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक सर्कुलर में आने वाला है, ठीक है, एक सर्कुलर में आने वाली है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वो क्या कहते हैं, हम क्या कह सकते हैं कि ये जो है ये भी सर्कल में ही मूव करना चाहेगा। सर्कल में क्यों मूव करना चाहेगा ये, क्योंकि भाई क्या कहते हैं, जो इसको मिनिमम वर्क कराना है, ठीक है। तो मिनिमम वर्क कराने के लिए इसको उसी डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा जहाँ पे वो कहते हैं, जब वो एक्चुअली होना चाहता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले ई निकालें कि ई इक्वल टू आर स्क्वायर के बाय 2 है, ठीक है, क्योंकि बार जो अंदर होता है आर स्क्वायर बाय 2 डी बी बाई डी टी और बाहर होता है आर स्क्वायर बाय 2 आर डी बी बाई डी टी। तो हमने ये हमने यहाँ पे आर डिस्टेंस पे हमने ये निकाल दिया, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल इज इक्वल टू वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे क्या होएगा कि जो चार्ज है उसको हमने हॉरिजॉन्टली रख दिया है, ठीक है, चार्ज को हमने हॉरिजॉन्टली रख दिया है। तो यहाँ पे जो चार्ज है वो तो हॉरिजॉन्टली जा रहा है, ठीक है, चार्ज जो है इस तरह हॉरिजॉन्टली जा रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो इस तरह कहते हैं, वो तो सर्कल में इस तरह लगेगी, ठीक है। वो तो कहते हैं इस तरह सर्कल में घूम के लगेगी। तो मैं क्या कहते हैं, हमें वर्क एक्सटर्नल इक्वल टू वर्क में ई एफ तो करना है, लेकिन हमें यहाँ पे वर्क एक्सटर्नल को हमें थोड़ा सा डायरेक्शन सोच समझ के लिखना पड़ेगा। वो कैसे, यहाँ पे जैसे हम किसी अगर यहाँ पे पॉइंट पे रखते हैं, ठीक है, यहाँ पे हमने पॉइंट पे रखा तो यहाँ पे ई इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरह बनेगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह बनेगी वो भाई हम लेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर है, ठीक है, और हमने यहाँ पे थीटा एंगल मान लिया, ये एंगल थीटा हुआ तो ये भी एंगल थीटा हो गया, ठीक है। तो अपने पास हो गया ई साइन थीटा, ये अपने पास हो गया ई साइन थीटा, ये अपने पास होगा ई कॉस थीटा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या कहते हैं, और ये क्या कहते हैं, एक सेकंड, हमारे पास ये हो गया ई कॉस थीटा और ये हो गया ई साइन थीटा, ये ई कॉस थीटा एक ये साइन थीटा। यहाँ पे जो ई कॉस थीटा है ये कराएगा जो वर्क हमारे पास, ठीक है, ई कॉस थीटा इंटू डी एक्स जो है, ये जो माइनस डी एक्स और ई कॉस थीटा यानी कि एक नेगेटिव वर्क यहाँ पे करेगा, ई यहाँ पे करेगी इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब उसको खींचेगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करें कि ई कॉस थीटा डॉट डी एक्स का जो वर्क करेगा उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। ई कॉस थीटा डॉट डी एक्स का वर्क निकालेंगे, क्यू आर स्क्वायर बाय 2 आर इंटू कॉस थीटा इंटू डी एक्स। तो इसको इंटीग्रेट मारेंगे, ठीक है। कॉस थीटा निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कॉस थीटा निकालने के लिए ये यूज़ कर सकते हैं कि ये जो है ये एक्स है, ठीक है, और ये जो है ये डी है, ठीक है। हमने इसको डी मान लिया, तो हम क्या करेंगे कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे किसी भी पॉइंट और किसी भी पॉइंट इन टाइम पे ये आर स्क्वायर पे होगा, ठीक है। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्यू स्क्वायर के डी बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि डी में क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है, और आर में पता है। तो यहाँ पे क्या है, हमने इसके रिस्पेक्ट में इस तरह हमने इंटीग्रेट मार दिया कि हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बस क्या वर्क हमारे पास आ गया कि क्यू स्क्वायर के डी बाई 2 1/10 मैक्स एक्स बाई डी के अंदर 0 से इन्फिनिटी में हमने इंटीग्रेट मारना है। ये क्या है, ये भी हमने इतनी इंटीग्रेशन पढ़ी नहीं है, लेकिन क्या है हमें रिजल्ट समझते हैं कि सोच सकते हैं ऐसे हो सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम निकलता है कि वर्क जो है इंडिपेंडेंट है कि क्या डी चल रहा है। तो ये इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या है और वो कितना आ रहा है, वो आया बस क्यू बाई आर स्क्वायर बाई 4 के, यानी कि बस ए बी डी ऑप्शन तीनों से हो जाएंगे, ठीक है, क्यों इंडिपेंडेंट ऑफ डी है। तो लेट मी समझाइज क्या कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी उसके हमने डायरेक्शन को एनालाइज किया, उसकी डायरेक्शन को हमने एनालाइज किया, तो हमें मिला कि सिर्फ कॉस थीटा वाला कॉम्पोनेंट जो वो काम कर रहा है। तो हमने कॉस थीटा लिया, कॉस थीटा को हमने अच्छे से लिखा कि हमने जो कॉम्पोनेंट हमें जो चीज़ें दी हुई थी उनकी डायरेक्शन हमने लिखा, उसके बाद हमने उसको इंटीग्रेट मार दिया, ठीक है। उसके बाद उसको इंटीग्रेट मार दी, उसके बाद ये आ गया, ठीक है। तो अभी बस आंसर हो गया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, एक क्वार्टर एंगल ओमेगा से रोटेट कर रहा है, यहाँ पे हमने एक बार मैग्नेट रखी हुई है, तो हमें इसकी वजह से वो बताने की कितना ई एम एफ इंड्यूस करेगी, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम सीधे एम के 2 कॉम्पोनेंट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे थीटा एंगल पे जाते हैं, ये वर्टिकल से थीटा एंगल पे लेते हैं, यहाँ पे एक कॉम्पोनेंट कर लेते हैं, दो, एक एम कॉस थीटा, ठीक है, एक एम साइन थीटा। और यहाँ पे अगर हम जाते हैं, यहाँ पे अगर हम डी एल, अगर यहाँ पे हम इस छोटे से पॉइंट के लिए हम डी एल देखें तो डी एल जो है वो अंदर ही है, ठीक है, डी एल भी अंदर है। तो यानी कि हम क्या देख सकते हैं कि जो एम साइन थीटा है उसकी वजह से कोई भी वो इंड्यूस नहीं हो रहा, क्या कहते हैं, कोई भी यहाँ पे ई एम एफ इंड्यूस नहीं होगा, जो एम एफ इंड्यूस होगा एम कॉस थीटा की वजह से होगा, ठीक है। जो इंड्यूस ये है एम कॉस थीटा है, तो इज इक्वल टू वी क्रॉस बी डॉट एल, ठीक है, वी क्रॉस बी डॉट एल। तो डी क्या हम कैसे लिख सकते हैं, एक तो ओमेगा आर साइन थीटा, ये हमने क्या लिखा, ये हमने वेलोसिटी लिखी, ठीक है। जो वेलोसिटी होगी ओमेगा आर साइन थीटा, वो कैसे होगी, ओमेगा तो सीधा जा रही है, ठीक है, और आर जो है आर हमारे पास ये है, तो ओमेगा आर साइन थीटा कर लेंगे, ठीक है।
क्योंकि सॉरी एक मिनट, ये देखो ओमेगा जा रही है, ओमेगा है अबाउट अबाउट वाई एक्सिस, ओमेगा जा रही है ऐसे, ठीक है। उसके उस डायरेक्शन में रोल भी करके भी देख सकते हैं। और हमारी जो आर है, आर वेक्टर है उस तरह जाए, तो इसलिए वी इज इक्वल टू ओमेगा साइन थीटा हो जाएगा, क्योंकि हम परपेंडिकुलर कॉम पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो ओमेगा आर साइन थीटा हो गई हमारे पास वेलोसिटी, आर डी थीटा होगी हमारे पास लेंथ, और 2μ/4π2m/r³ ये हमने लिख लिया कि इस ये एम साइन थीटा की वजह से ये कितना होगा, ठीक है। कि सिर्फ सॉरी एम cos थीटा की वजह से कितना है वो इंड्यूस करेगा, ठीक है। एम cos थीटा की वजह से यहाँ पे कितना इंड्यूस होने वाला है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं। तो बस ये आ जाता है कि डी इज इक्वल टू μ/4πm/r साइन 2 थीटा डॉट डी थीटा। वो कैसे, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे cos थीटा आना था, ठीक है। यहाँ पे cos थीटा एक रह गया, लेकिन वो आना था, यहाँ पे cos थीटा आना था और यहाँ पे एक साइन थीटा है। तो cos थीटा और साइन थीटा मिल के और यहाँ पे एक 2 भी है, तो इस साइन थीटा बना लेंगे, ठीक है। साइन 2 थीटा बनाए, ये इस वाले 2 को काट देते हैं, मतलब ये आप यहाँ पे एक 2 है, तो ये दोनों मिलकर साइन 2 थीटा बना लेंगे। तो उनका μ/4πm/r साइन 2 थीटा डॉट डी थीटा का इंटीग्रल, इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, हम पास आ जाएगा कि μ/4πr, ये अपना आंसर हो गया, ठीक है। अब क्या है, a uniform conducting ring of mass pi kg and radius 1 meter is kept on a smooth horizontal table. A uniform but time varying magnetic field B is equal to I plus t square j cap Tesla is present in the region. Then time in second at which ring starts toppling is what, ठीक है। मतलब क्या है, मतलब क्या कह रखे हैं, मतलब वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि एक रिंग है पाई के जी की और इसमें क्या एक टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड लगा दी। अब टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड लगा दी तो उससे क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा, ठीक है। तो पूछना है, पहली बात तो पूछना है कि ये रिंग टॉपल कब होगी, ठीक है। रिंग टॉपल कब होगी, तो सबसे तो जो ई है वो होता है d/dt, तो यहाँ से पास जो ई आ गई वो आ गई हमारे पास 2/r²t, तो आई हो गया πr²/t। तो हम यहाँ सब सीधा बता सकते हैं कि हमारे पास टॉर्क जो रहेगी वो बनेगी m×b, ठीक है। m×b क्योंकि हमने आई निकाली, तो m तो यहाँ पे i डॉट एक i इंटू ए कर देंगे, ये पास आ गया m, और ये अपने पास आ गया ये ए और आई हो गया, और ये अपने पास हो गया m। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा कि टाउ इज इक्वल टू t/r²b इंटू πr² की कैपी हमारे पास हो गई जो टाउ हो जाएगी, ठीक है। मतलब हमने कुछ नहीं किया, हमने EMF निकाला, ठीक है। EMF निकाला, उससे करंट निकाल लिया, करंट से फिर हमने टॉर्क निकाल, करंट से हमने फिर टॉर्क निकाली, टॉर्क से टू m×b आ गई, ठीक है। यहाँ पे ऑब्वियसली कहते हैं, यहाँ पे आई इस तरह था, ठीक है। आई जो है वो इस तरह था, तो यहाँ से जो एक पूरे लूप के ऊपर तो आई डी क्रॉस से 0 आता है ना, तो सिर्फ टॉर्क बनती है यहाँ पे। तब जो टॉर्क है वो हमारे पास ये आ रही है, टॉर्क हमारे पास आ गई t/r² इंटू πr² की कैपी हमारे पास डायरेक्शन ऑफ टॉर्क है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फोर्स क्या क्या लगेंगे, एक जगह यहाँ पे mg और एक यहाँ पे लगेगा n। अब अबाउट ओ अगर हम देखें तो अबाउट ओ क्या होगा कि mgr, ठीक है। जो mg की वजह से जो टॉर्क है उसको हमने इक्वल कर दिया, जो ये टॉर्क बन रही थी, ठीक है। mg से टॉर्क कैसे बनेगी, ये r और ये mg और ये हमारे पास ये वाली टॉर्क, इन दोनों को हमने कर लिया इक्वल। हमने थोड़ा बहुत काटी पीटी करी, बस आ गया t इज इक्वल टू g/π, ठीक है। t इज इक्वल टू g/π आ गया, ये सब यूज़ करते और यहाँ पास ये आंसर आ गया कि t इज इक्वल टू g/π, तो ये ऑप्शन सही होगी, ठीक है। हमने कुछ नहीं किया, हमने टॉर्क निकाली, उससे आंसर निकाला t इज इक्वल टू g/π। ये क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है, हीट जनरेटेड इंक्लूड थ्रू द रिंग टिल इंस्टेंट व्हेन द रिंग स्टार्ट्स टॉपलिंग। मतलब क्या है, जब ये रिंग टॉपल करिए तब तक हीट कितनी जनरेट होगी, ठीक है। तो एच होती है I²R.dt, तो आई के पता है और आर हमें पता है, तो I²R.dt कर देंगे और इसको कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, A0 से लेकर 10/π तक, क्योंकि g/π ये वो टाइम है, तो कि अपने पास आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 1000/π, ठीक है। 1000/π आ गया, तो 1 किलो जूल में हो गया 1/π। फिर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सर्कमफ्रेंस एट द रिंग एट द इंस्टेंट इट स्टार्ट्स टॉपलिंग। तो हमें अब बताना है कि इंड्यूस्ड EMF क्या होगा। इंड्यूस्ड EMF होता है R/2dB/dt, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे हमें ये क्या पता लेना है, क्योंकि सिर्फ वही टाइम वेरिंग है, तो ये होगा t²। हम यहाँ पे सीधा कर देंगे RT, ये कि 10/π, ठीक है। RT आ गया 10, और उसके बाद हमने t सब्स्टिट्यूट करना, बस आ गया 10/π, तो ये ऑप्शन भी सही होगी, ठीक है। अब यहाँ पे कहते हैं, अब यहाँ पे हम देख लिया कि टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है, तो हमने ई निकाले क्यों नहीं किया भाई, क्योंकि वो हमने इसलिए नहीं, क्योंकि उस तरह ई ऐसे ऐसे निकालते हैं हम, ठीक है। ई अलग अलग पॉइंट्स पे निकाल लेते हैं, लेकिन उससे फिर टॉक के लिए हमें और मेहनत करनी पड़ती। सीधा हमने क्या कहते हैं, हमने सीधा टाउ इज इक्वल टू m×b यहाँ पे यूज़ कर लिया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, तो अब यहाँ पे क्या होने वाला है कि हमें क्या कहते हैं कि ये जो है, ये एक मास जो है ये नीचे गिरने वाला है, ठीक है। मास जो है, एक सेकंड, जो मास है वो इस तरह नीचे गिरेगा, तो मास अगर नीचे गिरे तो ये वाली डिस्क जो है, ये वाली डिस्क है रोटेट होगी, ठीक है। ये वाली डिस्क जो है रोटेट होगी, अगर ये वाली डिस्क रोटेट होगी तो ये इस वाली डिस्क को रोटेट करेगी, ठीक है। इस वाली डिस्क को ये रोटेट करेगी, तो यहाँ पे एक EMF जनरेट होगा, क्योंकि यहाँ पे एक EMF जनरेट होगा। जैसे कहते हैं, जैसे एक रॉड लेते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे एक रॉड ली हमने, तो कहते हैं इस रॉड में भी EMF जनरेट होता है ना, B⍵r²/2 एक EMF जनरेट होता है, तो इसमें भी एक EMF जनरेट होगा, ठीक है। वो जो EMF होएगा उसकी वजह से करंट आएगा, क्योंकि हमारे रेजिस्टेंस R भी है। अब एक करंट आ गया,
तो उस करंट की वजह से एक फोर्स आएगी, ठीक है, उस करंट की वजह से एक फोर्स आएगी, तो उसकी वजह से वो क्या करेगी, पहले कि ये ओमेगा से घूम रहा है तो वो उस ओमेगा को अपोज करेगी, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली वो लेंस लॉ फॉलो करेगी, क्योंकि उसको अपोज करेगी। तो हमें यही बताना है कि ओमेगा कितनी होगी जो उसको अपोज करने के बाद आएगी, ठीक है। तो अब सबसे पहले तो हमें पता करना है कि ई कितना आएगा, ठीक है। तो ई क्या है, एक ई एक रॉड के एंड पे होता है बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है। वही एक डिस्क है, तो हमने डिस्क को भी हमें रॉड की तरह मान सकते हैं, डिस्क को भी हम रॉड की तरह मान सकते हैं एज एन इन्फिनाइट सेट ऑफ रॉड्स, ठीक है, कि मतलब ये सारी जो है ये सारी इस तरह एक रोड होगी, ठीक है। तो पेरिफेरल पे जो है वो है बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें करंट कितना आ गया, करंट आ गया यहाँ पे हाफ बी आर स्क्वायर बाई आर, ये अपने पास आ गया करंट। और ये हमने किया ये, और अगर ये तो हम, और अगर किसी एक एलिमेंट पे आ गया बाय एन करके, ठीक है, कि अगर हम यहाँ पे एन रॉड्स ले रहे हैं, ठीक है, एन इनफाइनाइट एलिमेंटल रिंग्स दे रहे हैं, तो इसमें से आई इक्वल टू बी ओमेगा स्क्वायर 2 NR, ठीक है। अब क्या होगा, अब जो यहाँ पे अब यहाँ जो ई एम एफ बनेगा, ठीक है, ई एम एफ बनेगा आई बी आर, ठीक है, ई एम एफ बन जाएगा आई बी आर, तो हम आई बी आर इसमें डाल देंगे, ठीक, आई बी आर डाल के हमारे पास आएगा बी स्क्वायर ओमेगा R4/2 MR, ठीक है, क्योंकि हमने आई जो है वो यहाँ से उठा के यहाँ पे डाला 2 NR आएगा, ठीक है, यहाँ पर एन आएगा, यहाँ पे एन आएगा, आई यहाँ से डाला। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने इसके साथ बी ओमेगा आर और मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ऑब्वियसली कहते हैं सॉरी बी एल और मल्टीप्लाई किया तो उससे ये आ जाएगा अपने पास, ठीक है, बी एल मल्टीप्लाई करने से अपने पास ये आ गया। तो क्या है, अब हमने आई निकाल लिया, अब हम क्या है यहाँ पे हमने ये निकाल लिया कि क्या, अच्छा सॉरी ये हमने टाउ निकाल लिया, ठीक है, टॉक निकाली हमने आई जो है, आई को हमने आई बी आर से तो इंटू किया, लेकिन उसके साथ हमने R/2 के साथ भी इंटू किया था, क्योंकि ये जो डिस्क है, ठीक है, ये जो डिस्क है एक डिस्क बनाई हमने, तो यहाँ पे इसके R/2 पे हम मान सकते हैं कि हाँ एक की कहते हैं हमने ऑब्वियसली यहाँ पे क्या है रॉड वाला जैसा लिमिट लिया, तो रॉड की बीच वाले उसमें आ जाएगी। तो यहाँ पे हमने टॉक लिख लिया, ठीक है, टॉक लिख लिया कि हमने इसके साथ I/R इंटू R/2 कर दिया, तो हमारे पास आंसर आ गया कि बी स्क्वायर ओमेगा R4/2 हमारी अपने पास आ गई टॉर्क, ठीक है। अब ये टॉर्क है इसकी वजह से क्या करेगा, ये जो टॉर्क है ये इसको अपोज करेगी, ठीक है, तो एम जी ऊपर लग रही है और टॉर्क पीछे लग रही है। तो अब यहाँ पे क्या है, अब ये टॉर्क है इसके इक्वल हो जाएगी, ठीक है, तभी तो वो ओमेगा वेलोसिटी तभी तो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी आएगी जब ये एक कांस्टेंट उससे रुकने लग जाएगी, वरना तो आगे बढ़ती जाएगी। तो हम यहाँ पे एम जी रो, ठीक है, एम जी रो इसका रेडियस इक्वल टू बी स्क्वायर ओमेगा R4/2 MR कर देंगे, तो प्लस ओमेगा आ जाएगा 2m² जी आर रो बी स्क्वायर R4, ठीक है, ये अपना आंसर हो गया। इस तरह की ओमेगा हमने निकाल लिया। तो हमने क्या किया, हमने करंट निकाला, करंट से हमने फिर मैग्नेटिक फील्ड निकाली, करंट से हमने टॉर्क निकाली, टॉर्क से हमने फिर इसको इक्वल कर दिया। तो अभी JEE Advanced 2020 का क्वेश्चन है, अ लाइट डिस्क मेड ऑफ एल्यूमिनियम is a non-magnetic material is kept horizontally up and is free to rotate about its axis in the figure. A strong magnet is held vertically at a point above the disk away from its axis. On revolving the magnet about the axis of disk, the disk will रोटेट, कैसे रोटेट करिए या फिर कैसा टेम्परेचर उसका चेंज होगा, ये बोलेगा कि अगर रोटेट नहीं है तो उसमें टेम्परेचर चेंज होगा, ये कह रहे कितना होगा, ठीक है। तो कहते हैं कि हमें क्या है, हमें बोला कि हमें इस मैग्नेट को रोटेट किया, ठीक है, तो इस मैग्नेट को रोटेट किया तो उसको ऐसे देखते हैं, उसको ऐसे समझते हैं कि उसको ऐसे समझते हैं कि इस मैग्नेट को हमने इस तरह रोटेट किया, ठीक है, उसको मैग्नेट को रोटेट किया और ये यहाँ पे रेस्ट पे है, इसको हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं, हम इसको विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेट देख लेते हैं, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेट देखते हैं। तो क्या कहते हैं, विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेट देखेंगे तो हमें दोनों साइड, हमें इस साइड एक ओमेगा देनी पड़ेगी, ठीक है, इस साइड एक ओमेगा देनी पड़ेगी। तो उसके हम क्या करेंगे, हम ये मान सकते हैं कि अब जो ओमेगा है वो इसके पास है, ठीक है, जो ओमेगा है वो सारी की सारी इसके पास है, ठीक है, ये ओमेगा से ऐसे घूम रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरह है, क्योंकि साउथ से नॉर्थ होती है मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ओमेगा से इस तरह से घूम रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे इसकी मैग्नेटिक फील्ड अंदर आ रही है, तो कहते हैं हमें ये पता होना चाहिए कि भाई कहते हैं यहाँ पे क्या है, ये जो उसका फ्लक्स है वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। फ्लक्स क्यों से चेंज होगा, कहते हैं क्योंकि लेट मी एक्सप्लेन, कि जैसे ये ओमेगा जो है एक ओमेगा से आगे घूम रहा है, तो कहते हैं इसका फ्लक्स चेंज होगा, ठीक है, फ्लक्स चेंज होगा, जैसे आगे होगा तो वहाँ पर इसका वो एरिया चेंज होगा, तो यहाँ पे फ्लक्स चेंज होगा। तो फ्लक्स चेंज होगा, इसका मतलब क्या है, फ्लक्स चेंज होगा तो वो चाहेगा कि ये ना घूमे, कि भाई तू घूम क्यों रहा है, तो ऐसा तो फ्लक्स चेंज कर रहा है, तो क्या कहेगा, ये इसको ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा, ठीक है, इसको ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ऐसे घुमा, तो इसका मतलब क्या है, ये मतलब जैसे ये मतलब पहले घूम रहा था ऐसे, ये कह रहा है ऐसे घूम, यानी कि इसको उसके ऊपर इस तरह फोर्स लगी, ठीक है। तो इस पर इस तरफ फोर्स क्यों लगी, इस फोर्स कब लगी, जब इसको इस तरह मार लिया हमने, क्योंकि हम रिलेटिव टू देख रहे हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि तुम्हें यहाँ पे क्या मिलता है कि विल रोटेट इन द डायरेक्शन एज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक पोजीशन। वो कैसे, लेट मी रिपीट माई सेल्फ, कि हमने माना, जैसे एक सेकंड को, हमने माना कि इस तरफ घूमना है, ठीक है, ये इस तरफ जा रहा है, तो हमने इस तरफ जाने की जगह हमने क्या किया, हम इसको रिलेटिव देख लेते हैं, हमने कहा इस तरफ घूमेगा, तो अभी इस तरफ कहते हैं इस तरफ ऐसे घूम रहा है, तो इस तरफ ऐसे घूम रहा है, तो कहते हैं ये इसको रोकेगा, इसको रोकेगा तो ये कहेगा तो ऐसे घूम, तो यानी इसको इस तरफ रोटेट किया और इस तरफ रोटेट किया और इसको इधर ही माने, तो यानी कि ये सेम डायरेक्शन में होगा, ठीक है। दूसरा मैकेनिकल प्रोसेस है कि ओमेगा ऐसे है, तो हम इसको क्या है, माइनस ओमेगा जी कैप कह सकते हैं, माइनस ओमेगा जी
में कैसे करते हैं, अपनी फिंगर्स को ओमेगा की डायरेक्शन में रोल करो, हमारे पास जो थंब देगा वो माइनस ओमेगा जी कैप, ठीक है। तो वी होती है ओमेगा क्रॉस आर, तो माइनस जी कैप क्रॉस आई, ठीक है। हम यहाँ पे आर कैप ले रहे हैं, आर कैप इस साइड ले रहे हैं, तो इससे माइनस जी क्रॉस आई के इससे हमारे पास आ गया कि जो वी है वो बाहर की तरफ आया, ठीक है। वी जो है बाहर की तरफ आ गया, ठीक है। तो वी जो है बाहर आ गया। तो यहाँ पे क्या है, वी बाहर मतलब वी के कैप है, के कैप इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आई कैप, ठीक है। जो हमें जो कहते हैं ओमेगा क्रॉस आर किया था, तो हमें ओमेगा क्रॉस आई कैप कर लिया कि जो जो जिसे हमारी के कैप में आ रहा है और ओमेगा उसकी हुआ है, तो मैं आगे ओमेगा जे कैप में, ओमेगा जे कैप में, और ये यहाँ पे था हमें यहाँ पे क्या था ओमेगा माइनस जे कैप में। यानी कि हम इससे भी देख रहे हैं, मैकेनिकल प्रोसेस से भी देख रहे हैं कि भाई यहाँ से भी उल्टा आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इतना एक्सप्रेशन शायद बहुत है इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन है ये, जितना गंदा लग रहा है उतना ही चिंती क्वेश्चन है। A 10 centimeter long perfectly conducting wire PQ is moving with a velocity 1 centimeter per second on a pair of horizontal rails of zero resistance. One side of the rail is connected to an inductor L of 1 mH and resistance 1 ohm as shown in the figure. अच्छा, the horizontal rails L and R lie in the same plane and uniform field B is equal to 1T perpendicular to the plane. If the key edge is closed at a certain instant, the current in circuit after 1 millisecond is x into 10 की पावर माइनस 3, तो हमें बताना x क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इस फिगर से समझते हैं कि यहाँ पे एक B है, यहाँ पे क्या है, B है एक जो अंदर जा रही है, ये B यहाँ पे अंदर जा रही है और V इस पर इधर लग रही है। तो जैसे V क्रॉस B की वजह से हमें पता है यहाँ पे एक EMF जनरेट होगा, तो यहाँ पे EMF की वजह से करंट ही पूछा है, ठीक है। तो क्या कहते हैं, हम सबसे पहले ई दिखाते हैं, ई होता है बी है, तो बी वी एल, जो बी है अंदर 1, वी यहाँ पे 1/100, ठीक है, 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, और इंटू एल, एल यहाँ पे 10 सेंटीमीटर देखिए, तो 1/10 यानी कि 1 इंटू 10 की पावर माइनस हो गया हमारे पास ई, ठीक है। तो बता दें 1 मिली सेकंड जब होगा तो उसमें करंट बताया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहले आ रहा है, तो यहाँ पे कहते हैं यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमें ये सीधा पता है कि इसका क्या होता है, I0 1 माइनस ई आर टी बाई एल, ठीक है। ये तो हमें फॉर्म नहीं पता है, ठीक है। बाई चांस ज़्यादा डिस्टेंस लगी हो तो हम आर इफेक्टिव कर लेते हैं, ठीक है, आर इफेक्टिव कर लेते हैं, ये हम नोट्स पढ़ रखा है, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू I0 1 माइनस ई की बार माइनस आर टी बाई एल, ठीक है। तो क्या कहते हैं आई नोट तो हम निकाल सकते हैं, आई नोट क्या है, आई नोट वो करंट है जो अगर एल को शॉर्ट कर दे तब मिलेगा, ठीक है। एल को हमने शॉर्ट कर दिया तो क्या है, वो तो ई बाई आर है, ई यहाँ पर 10 की माइनस, तो 10 की माइनस बाई 1, यहाँ पे 1 ओम है, तो आई नोट तो आ गई 10 माइनस, तो 10 की माइनस 1 माइनस 1 बाई क्यों आ गया, क्योंकि कहते हैं यहाँ पे ई की माइनस आर टी बाई एल कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ई की माइनस आर टी बाई एल कैलकुलेट करेंगे तो आएगा आर यहाँ पे 1 ओम, यहाँ पे टी है 1 मिली सेकेंड और एल है यहाँ पे 1 मिली हेनरी, तो मिली कैंसिल यानी कि 1 आ जाएगा, तो 1 माइनस ई की पावर माइनस 1 यानी 1 की माइनस 1 बाई ई बन गया, तो बन गया 10 की पावर 3 माइनस 1 माइनस 0.37 यानी 0.63 जो है इसका सही आंसर हो गया, ठीक है। फिर भी जेट पास 2019 का क्वेश्चन ये फिर भी थोड़ा सा बेटर है, ठीक है। ये क्या कहते हैं, ये क्या कह रहा है कि कंडक्टिंग वायर of parabolic shape initially y is equal to x square is moving with v is equal to v naught I cap in with a uniform magnetic field ये, ठीक है, जो भी है ये, ठीक है। if v naught b naught l and b are positive constant and delta phi is the potential difference developed between the ends of the wire then the correct statements is r, ठीक है। तो मैं बताना इस पर करेक्ट सिस्टम करेक्ट वो क्या है कि हमें यहाँ पे बाय देखिए ये बताना है, ठीक है। तो क्या है, हम यहाँ पे सी डी देखते हैं कि सी के पहले ये, चलो पहले हम देखते हैं यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो वायर है, यहाँ पे इस तरफ वायर है, ठीक है, इस तरफ वायर, यहाँ पे इस तरफ वी नॉट है, तो पता है हमें वी क्रॉस भी करना होता है, मतलब हमें सिर्फ इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट चाहिए, तो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट चाहिए, तो सिर्फ ये जो एल लेंथ है और जो वी है सिर्फ यही काम है, क्योंकि यही आएगा जब हम यही आएगा जब वी क्रॉस बी के बाद में डॉट एल करेंगे, तो कहते हैं हमें ये पता है कि भाई तीनों चीज़ों को आपस में परपेंडिकुलर करना है, ठीक है। तीनों चीज़ें परपेंडिकुलर तभी हो सकता है कुछ, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि भाई इसका मतलब एल को जो है यहाँ पे हम सिर्फ एल परपेंडिकुलर लेना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से खैर जो डी ऑप्शन कह रही है वो डेल्टा 5 कह रहे हैं इस प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर प्रोजेक्टेड वाई एक्सिस, तो हाँ बिल्कुल सही है कि वायर यहाँ पे वाई एक्सिस में लेंथ आ रही है, तो वही है जैसे डी ऑप्शन सही होगी। और सी ऑप्शन कह रहे हैं डेल्टा 5 रिमेन सेम इफ पैराबोलिक वाई इज रिप्लेस्ड बाय स्ट्रेट वायर वाई इज इक्वल टू एक्स इनिशियली ऑफ लेंथ √2l, तो क्या है कि वाई इज इक्वल टू एक्स पर हम ऐसे √2l ले लें तो वो उसका भी सेम होगा, तो हाँ उसका भी सेम हो जाएगा क्योंकि कहते हैं उसका भी अगर परपेंडिकुलर हो लेंगे तो एल हो जाएगा, यहाँ पे 45 डिग्री होगा तो उसका हम 45 डिग्री cos 45 को कॉम्पोनेंट लेंगे तो उससे आ जाएगा, तो सी और डी तो हमने कहते बिल्कुल सही बोली, ठीक है। ए और बी में कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि डेल्टा 5 जो है यानी कि जो इमेफ वो ये है, अगर बीटा को हम 0 ले लेते हैं तो बीटा को 0 लेके देखते हैं, बीटा को हमने 0 ले लिया तो ये क्या है बी नॉट 1 प्लस वाई बाई एल की पावर बीटा, तो बीटा इसको हम 0 किया तो बन गया 1, तो ये 2 बीटा नॉट के कैप, तो 2 बीटा नॉट के कैप है जो है बस बीटा बी होगी, तो ये होता है बी वी एल, 2 बी नॉट वी एल, ठीक है। बाकी सब कुछ पढ़ने को हमें बी वगैरह की चिंता करनी नहीं, बस एल का पढ़ने को लेना, तो 2 बी वी एल हो गया, वैसे हो जाएगा हाफ बी वी, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया, ठीक है। फिर बात आते हैं बी ऑप्शन, बी ऑप्शन क्या कह रही है कि बी इज इक्वल टू क्या कह रही कि फॉर बीटा इज इक्वल टू कहते हैं 1 प्लस वाई बाई का होल स्क्वायर, तो कहता है डेल्टा 5 जो है वो ये है, तो क्या कर सकते हैं हम, क्या कर सकते हैं कि वाई, अब यहाँ पे कहते हैं हम यहाँ पे वाई का कॉम्पोनेंट आ रहा है तो वाई का कॉम्पोनेंट है तो हमें यहाँ पे इंटीग्रेशन मारनी पड़ेगी, ठीक है। तो कहते हैं हम वाई पर अगर एक डी वाई एलिमेंट लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है इस डी वाई के ऊपर जो डी ई जो कि डी छोटा सा ई एफ बना हुआ है बी वी एल,
तो इसकी यहाँ पे क्या है बी है, यहाँ पे बी नॉट वाई स्क्वायर प्लस बी नॉट वाई प्लस वाई स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, वी यहाँ पे बी नॉट, और जो छोटी सी लगता है उसके डी वाई, ठीक है वो डी वाई हो गई। तो ये अपने पास आ गया डी, बस उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, बनेगा बी नॉट वाई प्लस वाई क्यू बाई थ्री एल स्क्वायर, इसमें बी से एल तक लिमिट डाल देंगे प्लस 4/3 बी नॉट बाई वी नॉट, इसमें बस जो सही आंसर होगा बी सी डी, ठीक है। अभी क्वेश्चन है जो एडवांस 2020 में आया है कि टू इंडक्टर्स of the inductors of two air circuits are placed next to each other as shown in the figure. The values of the self-inductance, resistance, mutual resistance as paired voltages are specifically given in the system. After both the switches are closed simultaneously, the total work done by the batteries against the induced EMF in the inductors by the time the currents reach their steady state values is what? मतलब क्या है यहाँ से बोलो इंडक्टर्स है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक उनके बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस भी हो रही है। अच्छा ठीक है, बोल रहे हैं आफ्टर बोथ द स्विच, उसके में क्या बोल रहे हैं द वर्क डन बाय द बैटरीज अगेंस्ट द इंड्यूस्ड ईएमएफ टिल दे रीच देयर स्टेडी स्टेट, मतलब कुछ नहीं है जैसे हम जो हम कैपेसिटर के लिए हाफ सी वी स्क्वायर बोलते हैं, जो हम इंडक्टर के लिए हाफ एल आई स्क्वायर बोलते हैं ना, वही है ये वर्क जो उनके लिए बैटरी करती है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या है मेथड वन, तो क्या है मेथड वन तो ये है कि हम सीधा फॉर्मूला लगाएं कि ई इक्वल टू हाफ L1 आई स्क्वायर प्लस हाफ L2 आई टू स्क्वायर प्लस एम आई वन आई टू, लेकिन जो एम आई वन आई टू वाली टर्म है वो शायद हमें ना पता हो, तो उसके लिए क्या करें हम सीधा हम डेरिवेशन में चलते हैं, ठीक है। हम सबसे पहले इस वाली लेफ्ट में चलते हैं, इसके बाद प्लस 5 माइनस एल आई डी आई वन प्लस डी टी माइनस आई वन और माइनस एम डी आई टू बाई डी टी करेंगे। ये कैसे करेंगे, ये क्यों करेंगे हम, ये कहते हैं यहाँ पे इंडक्टेंस, यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस होना है, म्यूचुअल इंडक्टेंस किसके लेते हैं हम दूसरे करंट की वजह से लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि दूसरे करंट की वजह से इसमें करंट यूज होता है, तो उसके लिए हम एम डी आई टू बाई डी टी लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया, ऐसे हमने दूसरे के लिए भी लिखते हैं, ठीक है। तो अब जो ये फर्स्ट वाला है ना, जो हमने लिखा इसको हम आई वन, इस जो हमने कहते हैं ये हमने आई वन के लिए लिखा, इसको हम आई वन डी टी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन गया वी वन आई डी टी माइनस एल वन आई डी टी माइनस एम आई डी आई टू माइनस आई स्क्वायर आई डी टी इज वैल्यू 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है इसको हम वी वन आई वन डी टी और माइनस आई स्क्वायर आई डी टी को हम एक साइड रख लेंगे, ये क्या है ये अपने पास पावर नेट है जो रेजिस्टेंस ले ली, ठीक है, और उसको हम दूसरी साइड कर लेंगे, ये बन गया एल वन आई वन डी आई प्लस एम वन डी आई टू, ठीक है। ऐसे क्या करेंगे जैसे हमने फर्स्ट वाले के साथ आई वन डी टी मल्टीप्लाई किया ना, दूसरे के साथ हम आई टू टी मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। और इन दोनों क्वेश्चन को हम बाद में ऐड कर देंगे, ठीक है। इन दोनों के क्वेश्चन को हम ऐड करेंगे तो बस यहाँ से आ जाएगा कि एल वन आई वन डी वन प्लस एम वन आई वन डी आई टू प्लस एल वन प्लस एल टू आई टू डी आई टू प्लस एम आई टू डी आई वन, ठीक है, इज इक्वल टू क्या है कि टोटल वर्क डन बाय बैटरी की टोटल ई एम एफ बैटरी माइनस टोटल वर्क डन बाय बैटरी माइनस वर्क फॉर रेजिस्टेंस, ठीक है। तो मतलब जितना भी रेजिस्टेंस बाकी चीज़ें हो गया वो हमने ये लिख दिया, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम इंटीग्रेट मारेंगे, ठीक है, इंटीग्रेट करने क्योंकि अब जैसे आई डी डी वगैरह है तो उसको हम यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे। ये क्या गया इस साइड क्या गया हाफ एल वन आई स्क्वायर प्लस हाफ एल टू आई टू स्क्वायर प्लस एम आई टू डी आई वन प्लस आई वन डी आई टू। अब ये तो इंटीग्रेट हम कर नहीं सकते, हम आई टू यूटिलाइजेशन नहीं पता, लेकिन क्या देख सकते हैं भाई ये तो प्रोडक्ट रूल का वो बन गया, ठीक है। ये हम कहते हैं वर्क पैरामीटर में देखते हैं कि ये कहते हैं प्रोडक्ट रूल का है, तो इसको हम कहते हैं इसको हम इंटीग्रेट करेंगे एज आई वन आई टू, ठीक है, प्रोडक्ट रूल का है यहाँ पे, तो बन गया एम वन आई टू। तो हैंस हमने प्रूव कर दिया कि हम ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या कहेंगे हम एम वन के पास आते हैं कि हम आगे से याद रखेंगे कि एम आई वन आई टू आता है, इसको यूज़ कर देंगे, आंसर बता देंगे 55 मिली जूल, बस खत्म, ठीक है। तो ये जो 2018 क्वेश्चन इसमें क्या है इन द फिगर बिलो द स्विचेस S1 एंड S2 आर क्लोज साइमल्टेनियसली एट t is equal to 0 and a current starts to flow in the circuit. Both the batteries are the same magnitude of electromotive force and polarities are indicated as shown in the figure. The current I in the middle wire reaches its maximum magnitude when I max at the time at t is equal to tau. Then which of the following is true? मैं क्या हमें I max बताना है और किस टाइम पे हो रहा है हमें ये बताना है, ठीक है, इस सर्किट में, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हम देख रहे हैं जैसे यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे जो इस वाली बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से यहाँ पे करंट निकलेगा, ठीक है, इस बैटरी यहाँ से निकला और इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से यहाँ से निकलेगा। तो क्या है हम यहाँ पे मैक्सिमम करंट क्या होगा, मैक्सिमम करंट है आई वन माइनस आई टू, तो आई वन आई टू की हमें मैक्सिमम वाली बताएं, ठीक है। तो कहते हैं हम सबसे पहले आई वन निकालना चाहें तो आई वन के लिए क्या है यहाँ पे इंडक्टर, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे और यहाँ एक इंडक्टर है, तो रेजिस्टेंस इंडक्टर क्या है ये तो साथ में बैठे हुए, तो ये तो अपने पास वही स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है कि आई नॉट वन माइनस ई की पावर माइनस आर टी बाई एल, ठीक है। इस वर्ड के लिए हमने ये किया और दूसरे के लिए क्या किया, उस दूसरे में 2L है तो उसके लिए हमने 2L लगा दी, ठीक है, माइनस आर टी बाई 2L कर दिया बस, ठीक है। तो क्या हमें आई वन माइनस आर टू कर दिया, तो हमें आई वन माइनस आर टू कर दिया, और जो आर टी बाई एल है उसको हमने फोर सम टाइम उसको एक्स ले लिया, तो हमारे पास क्या बनेगा वी बाई आर ई की पावर माइनस एक्स माइनस ई की पावर माइनस टू एक्स, ठीक है। और अब इस करंट को भी मैक्सिमाइज करना है, तो इस करंट को मैक्सिमाइज करना है तो हम डी आई बाई डी एक्स को 0 कर देंगे, यानी कि ई की पावर माइनस
ये जो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ऊपर से माइनस नीचे है, तो माइनस ई की पावर माइनस एक्स, जो 2e-2x इज इक्वल टू 0, यानी कि 2e-2x इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 2e की पावर माइनस 2x इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स। तो यानी हम क्या कह सकते हैं कि ई की पावर एक्स जो है वो 2 हो गई, क्योंकि हमने ई की पावर माइनस एक्स यहाँ से कर दी, ई की पावर एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई 2, ठीक है। उसके बाद क्या है, तो ई की पावर आर टी वैल्यू जो है वहाँ से 2 हो गई, ठीक है। हमें टाइम बताया तो हम क्या लेंगे, दो साइड लॉग लेंगे, तो आ गया टी इक्वल टू एल बाई आर एल टू, ठीक है। तो टाइम तो हमारे पास यहाँ से आ गया, ठीक है। अब क्या ई की पावर एक्स जो है वो 2 की इक्वल है, ठीक है। तो हमें अब किसके ऊपर कमेंट करना है, हमें करना आई इक्वल टू वी बाई आर ई की पावर माइनस एक्स माइनस ई की पावर माइनस 2, तो 1/2 माइनस 1/4, क्योंकि हमें जैसे टू में जाकर तो 1 प्लस हुआ वी बाई 4 आर, यानी बी और सी जो है यहाँ से सही हो गया, ठीक है। मतलब बहुत ही साइंस से सही हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी प्यारा है, हाँ। तो यहाँ पे भाई यहाँ पे हमने एक लूप लिया, ठीक है। और जो लूप है वो एरिया एवर टू है कि उनको इस तरह रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे किस तरह रखे हुए हैं, यहाँ पे जो एट टाइप के बनाए हैं, ठीक है। 8 टाइप के बनाए हैं, लेकिन 8 में जैसे वो होता है ना, वहाँ पे दोनों के बीच कनेक्शन होता है, यहाँ पे बीच में कनेक्शन नहीं है, उसको इंसुलेटेड वायर बनाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद क्या है कि एट द पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग द वायर्स, तो क्या है, the entire loop lies in the plane of paper. A uniform magnetic field B is points into the plane of the paper. At t equal to 0, the loop starts rotating with an angular velocity omega in the magnetic field. Then which of the following options is correct, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे 8 वाली फिगर बनी है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे B अंदर है, तो यहाँ पे B अंदर है, तो B को अंदर है, तो यहाँ पे जो 2a वाला लूप है वो क्या करेगा, 2a वाला लूप क्या करेगा, वहाँ पे एक वो यहाँ पे एक ऐसा करंट इंड्यूस करेगा कि वहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है ऊपर आ जाए। तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर आने के लिए यहाँ पे कौन सा करंट इंड्यूस होगा, यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे अपना वो कहते हैं काउंटर क्लॉकवाइज करंट जो यहाँ पे जनरेट हो गया। तो काउंटर क्लॉकवाइज करंट जनरेट हो गया, उससे मैग्नेटिक फील्ड आगे ऊपर, ताकि इसको अपोज कर दिया उसने, ठीक है। यहाँ पे अगर ऊपर आए, लेकिन इसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पे जैसे यहाँ पे ऐसे है, तो इसके ऊपर ऐसे आ गया, यानी इसमें क्या हुआ, इसमें क्लॉकवाइज करंट आ गया, इसमें क्लॉकवाइज करंट आया। अगर इसमें एंटी क्लॉकवाइज हमने किया तो उसमें क्लॉकवाइज करंट आ गया, समझिए हम कहते हैं। तो मतलब क्या है, हमने टू ए से तो हमने अपोज किया, लेकिन हमें ए से फिर सपोर्ट कराना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन फिर भी बेटर है, वरना हमें दूसरा केस तो यह है कि हमें ए से सपोर्ट कराना पड़ेगा और टू ए से वो कराना पड़ेगा, उससे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, ये तो हो नहीं सकता। इसका मतलब तो यही है कि हमें इससे सपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या है, अब इसमें क्या है, अब इसमें नहीं निकालिए तो फाइन नेट क्या होगी, फाइन नेट होगी -2b प्लस ए। ये -2b हमने उसकी वजह से की, और प्लस ए -2b बड़ी होगी प्लस बी उसकी वजह से, तो -b होगी नेट फ्लक्स, ठीक है। तो फर्स्ट वाला क्या कह रहा है कि द EMF इंड्यूस्ड इन द लूप इज प्रोपोर्शनल, हम कहते हैं EMF कमेंट करते हैं, एक बार इसको डिफाइन कर लेते हैं। तो कहते हैं, तो सबसे पहले फाइव इक्वल टू -ba है, लेकिन कहते हैं थीटा ओमेगा टी से रोटेट हो रही, तो ये हुआ -ba cos ओमेगा टी, ठीक है। -ba cos ओमेगा टी, क्योंकि यहाँ पे थीटा एंगल में रहा है, तो इसका हम कहते हैं प्रोजेक्शन है, तो -ba cos ओमेगा टी हो गया, ठीक है, क्योंकि थीटा इक्वल टू ओमेगा टी। देंगे d5/dt हो गया b ओमेगा साइन ओमेगा टी, ठीक है, b ओमेगा साइन ओमेगा टी। और कहते हैं 5 हमारे पास है। अब हम सब कुछ पूछ सकते हैं, आप बोलो आप। द EMF इंड्यूस्ड इन द लूप इज प्रोपोर्शनल टू सम ऑफ एरियाज ऑफ द टू लूप्स। नहीं भाई, सम के प्रोपोर्शनल नहीं है, ये डिफरेंस के प्रोपोर्शनल है, क्योंकि एक का 2 है, दूसरा -1, तो डिफरेंस के प्रोपोर्शनल, तो एक तो गलत हो गया, ठीक है, एक गलत। फिर बी है द एम्पलीट्यूड ऑफ द मैक्सिमम नेट EMF इंड्यूस्ड टू बोथ लूप इज इक्वल टू द एम्पलीट्यूड ऑफ मैक्सिमम EMF इंड्यूस्ड टू स्मॉल लूप। वो कह रहे हैं कि जो हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि दोनों लूप से जितना हुआ है वो स्मॉल वाला लूप के इक्वल है। हाँ तो भाई सही है, क्योंकि इसने 2b किया, इसने -ba किया, तो नेट b हो गया, छोटे वाले ऊपर b किया, तो ये सही हो गया, ठीक है, बी ऑप्शन सही हो गया। फिर सी ऑप्शन क्या है, द नेट EMF इंड्यूस्ड ड्यू टू द बोथ द लूप्स इज प्रोपोर्शनल cos ओमेगा टी। नहीं भाई, cos ओमेगा टी से प्रोपोर्शनल नहीं हो, sin ओमेगा टी से प्रोपोर्शनल है, सी ऑप्शन गलत हो गई। प्रोड्यूशन क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज मैक्सिमम व्हेन द प्लेन ऑफ लूप इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर। हाँ ये सही है, कहते हैं रेट ऑफ चेंज फ्लक्स ऑफ, क्योंकि वो ई की वजह है, वो कहते हैं जो ई है वो मैक्सिमम होगी जब साइन ओमेगा टी की टाइम जो है वो जब परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो साइन ओमेगा टी जो है sin 90 बन जाएगा। तो हाँ ये सही है, जैसे बी और डी जो है प्लस सही आंसर हो गया, ठीक है। फिर 2017 का क्वेश्चन कि अ सोर्स ऑफ constant voltage V is connected to a resistance R and two ideal conductors L1 and L2 through a switch S as shown. There is no mutual inductance between the two inductors. The switch S is initially open. At t is equal to 0, the switch is closed and the current begins to flow. Which of the following is correct? क्या हमें यहाँ पे करंट के ऊपर कमेंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि L1 L2 यहाँ पे है, तो कहते हैं इनका हम L इक्वल बता सकते हैं, L इक्वल है L1 L2 पर L1 प्लस L2, ठीक है, हमने ये L इक्वल बता दिया, ठीक है। फिर अब क्या है, जब डी ऑप्शन पे देखते हैं पहले कि वो कह रही है एट t इक्वल टू 0 द करंट थ्रू डिस्टेंस R इज V/R। तो एट t इक्वल टू 0 करंट V/R तो होगा नहीं, वो क्यों नहीं होगा, फिर कहते हैं जो इंडक्टर है वो करंट को बनने नहीं देता, तो शुरू में, तो इस वजह से क्या है, इस वजह शुरू में तो करंट 0 है, ठीक है। यहाँ पे डी ऑप्शन तो गलत हो गई, ठीक है। फिर क्या है, अब जो L1 L2 पैरेलल में, यानी कि उनके बीच में क्या होगा, इनके बीच में सेम डेल्टा भी होगा, क्योंकि पैरेलल में, यानी कि L1 dy1 dt को हम L2 di2 dt के इक्वल कह सकते हैं। समझिए कैसे, क्योंकि सेम पैरेलल में है तो सेम पोटेंशियल
यानी ये सेम L1 डी बाई डी इज इक्वल टू L2 डी बाई डी। और जो डी I1 बाई डी उसको हम I1 बाई डी कह सकते हैं, ठीक है, I1 बाई डी कह सकते हैं क्योंकि हम उसको इंटीग्रेट करने के मूड में हैं। तो L1 I1 बाई डी इज इक्वल टू L2 बाई डी, अब रेशो आ गई I1 बाई L2 इज इक्वल टू L2 बाई L1। अब अगर हम सी ऑप्शन में जाके देखें कह रहे रेशो ऑफ करंट्स ऑफ L1 L2 इज फिक्स्ड एट ऑल टाइम्स, तो हाँ भाई फिक्स्ड है क्योंकि हमने निकाल के देख लिया रेशो वो फिक्स्ड आ रहा है, ठीक है। फिर कह रहे हैं L1 और L2 में बोला करंट बताओ, तो भाई करंट क्या होगा, करंट होगा करंट ऐसे दिखा सकते हैं I1 L2 L1 बाई L2 और L2 है L1 बाई L1 प्लस L2। ये कैसे, लेट मी एक्सप्लेन। ये ऐसे क्या कहते हैं जैसे कि जैसे हम R1 R2 दो अलग अलग लेते हैं, तो पता है ना, तो हमें पता है ना हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि कहते हैं R1 के लिए हम R2 बाई R1 प्लस R2 और R1 के लिए R2 बाई R1 प्लस R2 और R1 के लिए R2 के लिए फिर R1 बाई R1 प्लस R1 प्लस R2 समझ उल्टे वाले लेते हैं, ठीक है। और वैसे अगर प्रूव करें तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि L इक्वल जो है वो ये है कि L इक्वल जो है ये है, तो नेट करंट जो फ्लो करेगा वो है L1 बाई L2 इंटू आई, ठीक है। और इसके अंदर जो L1 के अंदर जाने वाला है वो हमने करंट निकाली है, तो इसके अंदर जो डेल्टा भी होगा वो उसके L से मल्टीप्लाई कर दो, तो इससे हमने क्या है हम यहाँ पे बता सकते हैं कि L2 की भी होने वाला है, यानी ए और बी जो है वो भी सही होगा, ठीक है। और इसको वेरीफाई करने के लिए और भी क्या है कि भाई उन्हें रेशो भी सेटिस्फाई हुआ कि रेशो लेंगे तो भी L1 बाई L2 है, तो हाँ इसलिए सही हो गया। तो जैसे इस हमारे पास जो हमें हुआ ए बी और सी, ठीक है, ए बी से होगा सी जो है सही हो गया, ठीक है। फिर 2016 का बहुत ही आसान क्वेश्चन, टू इंडक्टर्स L1 inductance 1 mH and internal resistance 3 ohm and L2 inductance 2 mH and internal resistance 4 ohm and resistance are all connected in parallel across a 5 volt battery. The circuit is switched on time t is equal to 0, then the ratio of maximum current to minimum current is drawn from the battery is, मतलब क्या यहाँ पे 3 ohm है 4 ohm है, इंडक्टर्स यहाँ पे 12 ohm है 5 वोल्ट है, ठीक है। तो क्या कहते हैं हमें पता है कि जो मैक्सिमम होते हैं वो टी इक्वल भी बनेंगे, कहते हैं वही है लिमिटिंग केसेस, ठीक है। तो टी इक्वल टू 0 पे क्या होगा, टी इक्वल टू 0 क्या करेगा, टी इक्वल टू 0 पे इंडक्टर्स और सारे सर्किट्स को तोड़ देंगे, तो यहाँ पे सिर्फ 12 ओम में 5 वोल्ट लिए तो आई बना गया 5 पे 12, ठीक है। और कहते हैं टी इक्वल टू इन्फिनिटी जाए, टी इक्वल टू इन्फिनिटी जाए तो क्या होगा, तब वहाँ पे जो इंडक्टर्स है वो शॉर्ट हो जाएंगे, ठीक है, वहाँ पे शॉर्ट हो जाएंगे। तो इंडक्टर्स शॉर्ट हो गए तो भाई ये सब इंडक्टर्स हटे हैं और वैसे रेजिस्टेंस से पैनल है, तो इनका जो पैनल का रेजिस्टेंस होगा 3/2 ओम। तो अपने पास आई वोल्ट आ गया 3/2 ओम, 3/2 ओम, यानी जो आई हो गया वो क्या आई होता है आई हो गया क्या 5 वोल्ट इंटू 2/3 कहते हैं, क्योंकि हमने 3/3 तो 2/3 कर दिया, तो अपने पास आ गया 10/3 एम। तो रेशो क्या हो गया 10/3 बाई 5 ये आ गया अपने पास 8 की इक्वल, ठीक है। तो 8 अपना आंसर हो गया, ठीक है। फिर अभी है 2011 क्वेश्चन, point charge q is moving a circular orbit of radius r in the xy plane with angular velocity omega. This can be considered as equivalent to a loop current steady current q ओमेगा बाई 2 है, ठीक है। ये तो हमें पता ही है, जैसे कि ओमेगा में होता है तो उसका जो कहते हैं वो जो उसका करंट जो इंड्यूस करता है वो होता है q इंटू फ्रीक्वेंसी। तो उन्होंने ये भी बताइए कि हाँ ज़्यादा सोचना पड़ेगा, अच्छा ठीक है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अलॉन्ग द पॉजिटिव जेड एक्सिस नाउ स्विच ऑन, अच्छा आप जेड एक्सिस में एक ने फील्ड ऑन कर दी, ओके पॉजिटिव जेड एक्सिस मतलब यहाँ पे ऐसे, ओके। उसके बाद क्या विच इंक्रीज एट कॉन्स्टेंट रेट फ्रॉम 0 to b इन 1 सेकंड, ठीक है, वो 0 से b जाइए 1 सेकंड में, ठीक है। तो हम b की t के साथ रेशो लिख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। उसके बाद क्या है एज्यूम दैट द रेडियस ऑफ ऑर्बिट रिमेन्स कॉन्स्टेंट, अच्छा वो कहेंगे रेडियस ऑफ ऑर्बिट को चेंज नहीं करना, ठीक है। उसके बाद क्या है कि द एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस एन EMF इन द ऑर्बिट, द इंड्यूस्ड EMF इज डिवाइन MEF को इंट्रोडक्शन यानी आगे बढ़ो। इट इज़ नॉन दैट फॉर एन ऑर्बिटिंग चार्ज द मैग्नेटिक डायगोनल मोमेंट इज प्रोपोर्शनल टू द एंगुलर मोमेंटम विद द प्रोपोर्शनल कांस्टेंट गामा, अच्छा। और साथ में उन्होंने किसका रिलेशन दे रखा है, साथ में देखा है कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का एक रिलेशन दे रखा है कि वो गामा के साथ एक रिलेशन है, ठीक है। तो सबसे पहले तो उनसे पूछा कि कहते हैं इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होती है मेरे पास कितनी होती है, सबसे पहले इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्म होता है r/2 dv/dt। तो उसके लिए dv/dt निकालने के पहले b का फंक्शन ऑफ टाइम निकाल देते हैं। तो हम क्या कहते हैं t/0 b/0 t/0 b है, तो हमें पास आ जाएगा कि b/b0 ठीक है। b0 हमने बस इसलिए कर लिया कि उस नॉर्मल b के साथ कन्फ्यूजन, तो r/2 dv/dt हो गया r/b0/2, यानी कि b तो ऑप्शन यहाँ से सही होगी, ठीक है। जब क्या है और क्वेश्चन क्या है कि m जो है वो गामा l है, ठीक है, जहाँ पे l जो m मोमेंट है, ठीक है। अब ये कहते हैं अब जो dl/dt है वो टॉर्क की इक्वल है, ठीक है, dl/dt जो है टॉर्क की इक्वल, ठीक है। तो dl इज इक्वल टू टाउ dt, और जो टॉर्क क्या है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है तो q/r.dt का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू डेल्टा, और टाइम जो है 0 से 1 जा रहा है, ठीक है। 0 से 1 के टाइम वो रखा है, ये जो हमारे पास डेल्टा आ जाएगा वो है QER, ई की वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे अपने पास आ गया QBR², ठीक है। और QBR² अपने आ गया अपने पास आ गया L, तो यहाँ पे डेल्टा इज इक्वल टू गामा डेल्टा L, यहाँ पर अपने पास M आ गया, समझ गए। तुमने क्या किया कि सबसे पहले हमने M इक्वल टू गामा हमें पता था, हमने dl/dt से टॉर्क लिखी, टॉर्क हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पता था तो हमने उसके हिसाब से टॉर्क लिखी, फिर टॉर्क लिखी हमने, तो टॉर्क से हमने L लिख लिया, तो उसको हमने गामा से मल्टीप्लाई करके हम L निकाल लिया, ठीक है बस। फिर 2021 का क्वेश्चन है, ठीक है। अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज करंट I इज इक्वल टू 2 एम्पियर
as equal to 2 ampere. A semicircular conducting rod is placed beside two conducting parallel rails of 90 distance. Both the rails are parallel to the wire. The wire, the rod, and the rails are in same horizontal plane as shown in the figure. 2 inches of semicircular distance ये v इज 3 सेंटीमीटर, रेजिस्टेंस ये है, कैपेसिटेंस ये है. तो हमें बताना है कि मैक्सिमम करंट और ये सब बताना है. ठीक है, तो क्या यहाँ पे एक आई, यहाँ पे इन्फिनिट वायर है. तो बताना है कि यहाँ पे मैक्सिमम करंट वायर बताना है इसमें. ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि यहाँ पे क्या है, तो ये आगे एक वी से मूव करने वाला है. यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आ रहा है, यहाँ पे कैपेसिटेंस ये है. तो हमें मैक्सिमम चीज़ें बतानी है. ठीक है, कि मैक्सिमम क्या होगा. तो क्या कहते हैं यहाँ पे मैं देख रहा हूँ जो बी है वो वेरिएबल है, क्योंकि जो बी है होती है म्यू नॉट आई बाई 2 एक्स. तो क्या करेंगे हम एक्स पे जाकर डी एक्स एलिमेंट लेंगे. तो आई इज टू बी वी एल, आई इज टू बी वी हमें पता है. तो आई डी आई इज टू बी यहाँ पे म्यू नॉट आई बाई 2 है वी इंटू डी एक्स, क्योंकि हमें डी एक्स वाला छोटा सा एलिमेंट है. तो इसको हम इंटीग्रेट मारेंगे, हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे डी एक्स बाई एक्स की टर्म में. तो हमें म्यू नॉट आई बाई 2 बाई वी एल एन एस. ठीक है, 2 बाई वी एन एस. और हमें अगर मैक्सिमम चाहिए, ठीक है, मैक्सिमम चाहिए तो हम 0 से x की जगह कर देंगे. हम इसको क्या कर देंगे, सॉरी 1 से x की जगह करेंगे, हम इसको 1 से 4 तक कर देंगे इंटीग्रेट. जो हम म्यू नॉट आई बाई वी एल. ठीक है, उसमें से 2 निकाल के हमने इसके साथ कैंसिल मार दिया. ठीक है, तो बस अपने पास अब क्या आ गया, अपने पास अब ई आ गया. ठीक है, ई है, ठीक है, आई नहीं ई है. ठीक है, ई आ गया अपने पास. और जो ई है वो आर और सी के बीच में कैरेक्टर है. ठीक है, ई जो है वो आर और सी के बीच में है. तो क्या है, अब मैक्सिमम चीज़, अब तुम्हें मैक्सिमम करंट और मैक्सिमम करंट है. ठीक है, अगर क्या है, अगर मैक्सिमम करंट में बताया तो हम कैपेसिटर को शॉर्ट कर देंगे. अब टी इज़ 0 पे देख लेंगे. ठीक है, तो टी इज़ 0 पे क्या होगा 1.68 जो हमारे पास करंट है सॉल्व करके जो आया बाय 1.4. ठीक है, रेजिस्टेंस 1.4 है. तो यहाँ से ए ऑप्शन अपनी सही होगी, बी ऑप्शन गलत होगी. और फिर हमें चार्ज बताना है मैक्सिमम. तो उसके लिए जाकर क्यू इज़ सी वी हम क्या है ना टी इज़ इन्फिनिटी पे चल जाएंगे. तो उसके लिए 1.6 × 6 × 5 × 10⁻⁶, क्योंकि इसका कैपेसिटेंस है 8.5 × 10⁻⁶. जैसे ए और सी ऑप्शन जो है वो सही आंसर हो गया. ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये, आराम से होने वाला क्वेश्चन था ये. वैसे अब ये 2016 क्वेश्चन, रिजिड लूप ऑफ स्क्वायर शेप हैविंग साइड ऑफ लेंथ एंड डिस्टेंस आर इज मूविंग अलॉन्ग द एक्स एक्सिस एज विद कांस्टेंट वेलोसिटी वी नॉट. अच्छा, और साथ में इसके इंडक्टर लगा हुआ है और यहाँ पे एक साथ में सॉरी इसकी क्रिस्टल्स लगाई है. तो हमें बताने वी एक्स आई एक्स और एफ एक्स यानी कि जो है करंट फोर्स और क्या कहते हैं वेलोसिटी जो है हमें बताना है कि क्या कहते हैं ये किस तरह वेरी करेंगे किस तरह वेरी करेंगे. ठीक है, ये एमसीक्यू क्वेश्चन है. तो क्या इसमें कुछ नहीं करना, इसमें मैं बताया क्या कहते हैं कि जो है वो फाइव को पोज करने के लिए इसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होने वाला है. ठीक है, तो क्या है जब जैसे अंदर आया तो फाइव इंक्रीज़ करिए, क्योंकि अंदर आ रहा है वो अंदर मत आ, क्योंकि फाइव इंक्रीज़ करिए. तो कहते हैं अंदर वाली, कहते हैं नीचे वाली. ठीक है, कहते हैं जो कहते हैं ये अंदर वाली जो मैग्नेटिक है वो इंक्रीज़ कर दिया. तो अंदर वाली मैग्नेटिक को इंक्रीज़ करें. तो उससे बचने के लिए यहाँ पे ये ऐसी इस तरह की कहते हैं इस तरह की एक वो करंट इंड्यूस्ड है जो कि ऊपर की तरफ हो. ठीक है, और कहते हैं अगर यहाँ पे क्या है, सबसे पहले वी के ऊपर देखते हैं. वी क्या है, पहले वी नॉट से आ रहा है, फिर 0 सेल तक क्या होगा, 0 सेल तक इसकी वी रिलीज होगी. वी रिलीज क्यों होगी, क्योंकि भाई कहते हैं वो अंदर आ रहा है. तो अंदर आ रहा है तो कहते हैं कि मई मत क्यों आ रहा है अंदर. ठीक है, लेकिन जैसे वो एल और 3L के बीच में, लेकिन जैसे एल में अंदर कूद गया तो भाई अब उसको कुछ नहीं है, अब उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता. और उसको कोई फ़र्क क्यों नहीं पड़ता, क्योंकि भाई कहते हैं अब वो अंदर आ चुका है तो वहाँ पे फाइल तो चेंज नहीं हुई है. वो कहते हैं बस वो अंदर बाहर होते वो उसका अब वो बैक फील्ड अंदर है तो उसके अब वो कैसे मूव करें. अब क्या फ़र्क भाई, फ़र्क पड़ेगा जब वो बाहर निकल आएगी. तब ऐसे बस फाइल चेंज होगी, क्योंकि जो बी जो एरिया बी जो कहते हैं जो एरिया जो बी के अंदर है वो चेंज होगी. तो यहाँ से जो 3L से 4L के बीच में यहाँ पे चेंज होगी. तो यहाँ पे यहाँ सीधा से कह सकते हैं डी जो है वो सही है. ठीक है, अब कहते हैं हमने ये निकाल लिया. ठीक है, अब क्या है, अब हम बाकी चीज़ों को चलते हैं. ठीक है, अब सबसे पहले क्या होता है, हमने बी निकाल ली. तो अब क्या होता है, जो हमारे पास आई होती है, जो करंट होता है वो होता है बी वी एल. ठीक है, तो करंट कब बनेगा, जब फाइल जो है वो चेंज होगा. ठीक है, तो कहते हैं जब यहाँ से हम 0 से एल जाएंगे तो जब यहाँ पे करंट बनेगा, तो यहाँ पे करंट बनेगा और वो रिड्यूस होगा. वो क्यों होगा, वैसे करंट क्यों बनेगा, पहली बात ये है कि करंट क्यों बनेगा, क्योंकि कहते हैं उसको मैग्नेटिक को बोझ करेंगे, यहाँ पे करंट बनेगा. और करंट कौन सा बनेगा, यहाँ पे सबसे इसकी डायरेक्शन देख लेते हैं, कौन सी डायरेक्शन थी, एक सेकेंड, हाँ एंटी क्लॉकवाइज करंट को एज पॉजिटिव देखा. तो हमने अभी देख लिया कि एंटी क्लॉकवाइज करंट ही बनेगा, क्योंकि उसको मैग्नेटिक ऊपर बनाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब पॉजिटिव, हाँ तो पॉजिटिव करंट बनेगा. उसके बाद जब ये यहाँ से जा रहा है तो वो क्या है, तो उसको रोकेगा कि वैसे मत जा भाई, ऐसे मेरे को छोड़ के मत जा, ऐसे मेरी फायर चल रही है. तो वैसे उसको रोकेगा फिर से उसकी वेलोसिटी कम होगी. तो यहाँ से क्या है, तब यहाँ पे क्लॉकवाइज करंट बनेगा. तो यहाँ से सी ऑप्शन सही होगी, डी ऑप्शन सही होगी और साथ में बी ऑप्शन सही होगी. बी ऑप्शन सही गलत होगी. बी ऑप्शन गलत कैसे होगी, तो एफ होता है IBL. तो कहते हैं एफ होता है IBL. तो उसको इन्वर्ट कर रखा है, तो इन्होंने इन्वर्ट कर रखा है. कहते हैं इसके ऊबू कर देते तो हम सही बोलते थे, लेकिन चेंज कर दिया. ठीक है, क्योंकि बी और एल तो बी होता है बिल्कुल कॉन्स्टेंट ही होता है भाई. ठीक है, फिर भी क्वेश्चन है, अ कंडक्टिंग लूप
A conducting loop in the shape of right angle isosceles triangle of height 10 cm is kept such that 90-degree vertex is very close to an infinitely long connecting wire. The wire is electrically insulated from the loop. The hypotenuse of the triangle is parallel to the wire. The current in the triangular loop is in the counterclockwise direction and increased at a constant rate of 10 ampere per second, in which of the following is true. मतलब क्या है यहाँ पे, क्या हो रहा है कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ट्रायंगुलर लूप है, ठीक है। इस ट्रायंगुलर लूप में क्या हो रहा है, इस ट्रायंगुलर लूप में हमने इस तरह काउंटर क्लॉकवाइज तरीके से इस तरह करंट को घुमाया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कंडक्टिंग वायर, ठीक है, यहाँ पे कनेक्टिंग वायर है, इसमें जो इनिशियली उसमें कोई भी करंट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कनेक्टिंग वायर है। तो मैं क्या बता रहा है, तो मैं बता रहा है कि इनमें बताया कि इनमें से क्या करंट होगा, क्या करंट इंड्यूस होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, तो सबसे पहले क्या है, हम ये समझ सकते हैं कि भाई क्या कहते हैं, जो ये घूमेगा, जो ये कहते हैं, जो यहाँ पे कहते हैं, जो ये इसका करंट बढ़ रहा है, इस करंट को, जैसे ये जो करंट ये जब बढ़ेगा, जैसे करंट कहते हैं ये करंट बढ़ेगा, तो यहाँ पे ये इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती जाएगी, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती जाएगी। तो कहते हैं इसको भी कहते हैं इस डायरेक्शन में अपना आई इंड्यूस करना पड़ेगा। क्यों इंड्यूस करना पड़ेगा, कहते हैं डी एल क्रॉस आर से, ताकि ये कहते हैं ताकि डी एल क्रॉस आर से अपना कहते हैं अंदर की तरफ यहाँ पे करंट बना सके और अंदर की तरफ करंट बना के इसको अपोज कर सके। तो यहाँ पे हम ये समझ सकते हैं कि हाँ, इस पर करंट बनेगा। तो इस करंट को, तो इसको हम किससे रिलेट कर सकते हैं, इसको हम इस बात से रिलेट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे एक करंट का लूप है और यहाँ पे कहते हैं ये भी इन्फिनिटी पे कहा जाएगा, कहीं तो यहाँ पे किसी वोल्ट में से किसी कहते हैं वोल्टेज से कनेक्ट होता ही है ना, और नहीं तो अपने आप ऐसे तो वो होता नहीं। इसमें क्या है, इसमें भी ये भी एक क्लोज लूप है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि ये क्या है, ये दो लूप हैं जिनको हम बहुत पास में कंसिडर कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, ये क्या है, ये अपने ये वाला क्वेश्चन है, एक सेकेंड लेट मी, वो जो 2020 एडवांस का क्वेश्चन था, ये क्या कहते हैं, जिसमें दो बड़े पास थे, तो उनमें कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस थी। कहते हैं हम क्या कहते हैं, हम म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में सीधा सोच सकते हैं, ठीक है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में कैसे सोचें कि सबसे पहले हम क्या कहते हैं, हम म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में सोचते हैं, पहले फाई निकाल लेते हैं। कहते हैं कि फाई क्या है, जो अगर हम जहाँ पे अगर हम आई करंट इसकी वजह से मान लेते हैं, अगर हम आई करंट इसकी वजह से मान लेते हैं, तो हमने आई करंट यहाँ पे मान लिया, तो इसकी वजह से क्या है, इसकी वजह से फाई कितनी बनेगी, ठीक है। एक तो म्यूट बाई 2x की बनेगी अपने पास बी, और 2x dx बनेगा अपने पास ये एरिया की, यहाँ पे जो ये है 2x है, ठीक है, ये जो 2 है ये वाला 2x है, ये है ये dx है, 2x dx ये अपने पास एरिया बनेगा, ठीक है। तो हमारे पास फाई क्या है, हम फाई निकालेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से 10 तक, क्योंकि ये 0 से 10 तक जा रहा है, ठीक है। तो 0 से 10 तक इसको इंटीग्रेट करेंगे, म्यूट आई बाई 2/10, ये हमारे पास आ गया फाई, ठीक है। हमें क्या बताए, और बताए E1 इज टू mdi2 बाई dt। तो क्या है, जो कहते हैं जो इन्फिनिट वायर में जो कहते हैं ई बनेगी, वो क्या होगा, वो di2 मतलब क्या है, जो इसके अंदर घूम रहा है, ठीक है। दूसरे वाले की बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या कर सकते हैं, हम चाहे तो कहते हैं हम कहते हैं इन्फिनिट वायर के करंट की वजह से उसके ऊपर ई निकाल सकते हैं, या फिर ट्रायंगुलर लूप के करंट की वजह से इन्फिनिट वायर पर लगा सकते हैं। तो ठीक है, दोनों तो सेम ही आएगा, ठीक है। हम क्या कह सकते हैं कि हम क्या, हम ना इसको उल्टा कर देते हैं कि एम को निकालना है ना, हमें हम इसको डी टी को उधर भेज देते हैं और डी आई टी को नीचे भेज देते हैं, ठीक है। हमने डी टी को ऊपर भेजा, तो E1 dt क्या हो गया, E1 dt हो गया फाई ऑफ ट्रायंगुलर लूप, ठीक है। E1 dt हो गया फाई ऑफ ट्रायंगुलर हो गया। हमें क्या करना है, हम यहाँ पे क्या है, हम यहाँ पे क्या कहते हैं, हम जो E1 है हम उसको ट्रायंगुलर लूप के कह रहे हैं। तो E1 dt बाई di2, और E1 dt जो फाई हम पहले निकाल चुके थे, म्यू नॉट आई बाई 10 पाई, और नीचे आ गया आई, तो म्यू नॉट आई बाई 10 पाई बाई आई, ये अपने पास म्यू नॉट बाई 10 पाई, यानी कि हमारे पास जो M आ गया, वो आ गया पास म्यू नॉट बाई 10 पाई, ठीक है। M आ गया म्यू नॉट बाई 10 पाई, हमने यहाँ पे इसका कोफिशिएंट निकाल लिया। अब अगर हमें क्या कहते हैं, अब हमें अगर इसके ऊपर कहते हैं, अब ए ऑप्शन में देखते हैं कि द मैग्नेट ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द वायर इज, ठीक है। अब कहते हैं अगर हम कहते हैं इसके अंदर वो बताएंगे कि ये कितनी EMF जनरेट जनरेट होगी, जिसके म्यूनट आई बाई 2 है, म्यूनट बाई 2 पाई इतना M हो गया इंटू di2 बाई dt क्या है, di2 बाई dt हुआ जो ट्रायंगुलर लूप है, ठीक है। जो हमने ऊपर जो फाइल लिखी वो उसके लिए हमने ट्रायंगुलर लूप के लिखी, ये हम उससे ब्रॉड के लिखते हैं। तो इंटू 10 है, क्योंकि 10 से इसका करंट बढ़ रहा है, तो ये म्यूनट बाई पाई, यानी ए ऑप्शन तो अपने पास सही हो गया, ठीक है। फिर क्या है, अब क्या है, फिर डायरेक्शन देखते हैं कि डायरेक्शन कैसे है। ये काउंटर क्लॉकवाइज में करंट बढ़ रहा है, इसमें क्या है, ठीक है, काउंटर क्लॉकवाइज ये कहते हैं, वैसे मैंने ये उल्टा कर देगा इससे, लेकिन दोनों को उल्टा किया, तो दोनों को उल्टा किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। वैसे हमें कहते हैं, यहाँ पे हमने समझ लिया था, कहते हैं कि यहाँ पे काउंटर क्लॉकवाइज में करंट बनेगा, तो कहते हैं ये इस तरह करंट बन जाएगा, ठीक है, ये इस तरह करंट बन जाएगा, ताकि ये ऐसे बनाए और ये ऐसे बनाए, ठीक है। तो इसी से समझ जाते हैं कि ऐसे बनाएगा, ये ऐसे बनाएगा। तो सी ऑप्शन क्या है, द इंड्यूस्ड करंट इन द वायर इज इन अपोजिट डायरेक्शन टू द करंट अलॉन्ग द हाइपोटेन्यूज, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पे तो दोनों में सेम डायरेक्शन है, यानी कि सी ऑप्शन तो यहाँ से गलत हो गई, तो सी को अपने गलत बोलना पड़ेगा, ठीक है। प्रोड्यूशन कह रही है रिवर्सल फोर्स बिटवीन द वायर लूप, ठीक है। तो भाई ऑब्वियसली रिवर्सल फोर्स होएगी, रिवर्सल फोर्स करने के लिए तो उसने करंट को दूसरी डायरेक्शन में बनाया, तो हाँ डी ऑप्शन तो ऑब्वियसली है, ठीक। फिर बी ऑप्शन क्या करेंगे, बी ऑप्शन थोड़ी सी ट्रिकी है। यहाँ पे कहते हैं हम डी ऑप्शन और ए ऑप्शन क्या कहते हैं, हम मार्क करके आगे बढ़ सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं, ठीक है।
मतलब कहते थोड़ा बहुत कहते हैं क्वेश्चन मार्क के साथ काम चला सकते हैं। फिर बी ऑप्शन आई, इफ द लूप इज रोटेटिंग एट अ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड अबाउट द वायर एंड इनिशियल म्यू बाय इज इंड्यूस्ड बाय, क्योंकि अगर उसको रोटेट करें तो यहाँ पे एक एडिशनल मैग्नेट बन जाएगी, ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो क्या ये बनेगी क्या? एक्चुअली इसका आंसर नहीं बनेगा, क्योंकि हाँ अब बोलेंगे कि अब बोलोगे कि कहते हैं कि ओमेगा की वजह से कहते हैं इमेज बनती है, तो ऐसी फिर एडिशनल क्यों नहीं बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा इसलिए क्या कहते हैं कि लेट्स से घूम के इधर आता है, ठीक है। हमने इसको घूम के कहा, हमने इसको घूम के इधर बनाया, तो विजुअलाइज करेंगे उसको इस तरह बन जाएगा, ठीक है। ये इस तरह बन जाएगा, ठीक है, ये इस तरह बन गया। और कहते हैं ये इस तरह बना, तो इस तरह क्या है, इस तरह क्या मैग्नेट अंदर आ गई, तो क्या अब यहाँ पे आई इस तरह बन गया, ठीक है। तो बिल्कुल सब कुछ सेम रहा, बस इसके कुछ चेंज हुआ ही नहीं, कहते हैं समझे, पहले ऊपर था करंट फिर नीचे हो गया, लेकिन मेन कोई चीज़ चेंज हुई नहीं है, ठीक है। कहते हैं करंट चेंज हुआ, लेकिन क्या है डी फाई, कहते हैं जो फाई का जो एरिया है, जो ये एरिया यहाँ पे टेंड हो रहा है, जो मैग्नेट फील्ड के अंदर जो एरिया जा सकता है वो चेंज हुआ नहीं हुआ, तो समझ गया यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं आया। तो बी ऑप्शन ऐसा गलत हो गई। तो अपने पास क्या आंसर आ गया, यहाँ पे अपने पास हो गया क्या, अपने पास हो गया ए एंड डी इसका सही आंसर हो गया, ठीक है। आई नो कि ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ये जो बी ऑप्शन थी ये थोड़ी सी ट्रिकी है, लेकिन ऐसा है हम ऑब्वियसली कैलकुलेट तो कर नहीं पाएंगे, जब है ही जब ऐसा हो ही नहीं तो हम ऑब्वियसली कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो बस ए और डी को आगे आंसर करके मार्क करके आगे बढ़ो तो भी नंबर मिलेगा, ठीक है। तो उससे आप चलो फिर जी एडवांस 2021 का EMF का क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है, ये इसमें पैराग्राफ आया था, ठीक है, मतलब 6 नंबर का आ गया था। तो अब देखते हैं इसमें क्या है। फर्स्ट क्या है, अ स्पेशल मेटल एस कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी विदाउट एनी रेजिस्टेंस। अच्छा, एक मेटल है एस जो कि बिना रेजिस्टेंस के क्या कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट है, मतलब ये एक तरह से सुपर कंडक्टर है, ठीक है, ओके। उसका क्या है, द क्लोज वाइल लूप मेड ऑफ S does not allow any change in flux through itself by inducing a suitable current to generate a compensating flux। मतलब क्या है, अगर इसका लूप ले लें तो ये कहते हैं ये क्या ही बिल्कुल फ्लक्स चेंज नहीं होने देता, एक कहते हैं एक अपनी तरफ एक दूसरा कहते हैं सूटेबल करंट बना जनरेट करके, ठीक है। अच्छा, द इंड्यूस करंट इन द लूप कैन नॉट डिकेट ड्यू टू जीरो रेजिस्टेंस। तो क्या है, ये कहता है जिसका जो करंट इसके अंदर बनता है, अगर उसमें कोई करंट बन जाता है तो वो डिके नहीं हो सकता, वो यहाँ पे जीरो रेजिस्टेंस है, इसलिए तो ये करंट जो है वो खत्म नहीं हो जाएगा। अच्छा, द करंट गिव्स राइज टू magnetic machine turns repels the source of magnetic field of flux। ये जो करंट यहाँ पे बनेगा उसको आई एक से एक मैग्नेटिक मोमेंट बनेगा जो 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 क्या करेगा, वो किसी भी सोर्स को यहाँ पे वो कहता है तो क्या। अच्छा, कंसिडर सच अ लूप ऑफ रेडियस a with central region and a magnetic dipole moment m brought along the axis of loop with infinity to a distance r is greater than a, then from the center of loop with its north pole always facing the loop। मतलब क्या यहाँ पे अब क्या किया हमने, इतना सब कर हमने इस लूप को जो यहाँ पे रखा हो, यहाँ पे m रख दिया। तो क्या है, द मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ डायपोल m एट पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस इज ये, उन्होंने डायपोल का फॉर्मूला दे दिया कि डायपोल का फॉर्मूला दे दिया कि हाँ तुम कोई याद ही करके बताओ, ठीक है। उसके बाद क्या है कि इन दोनों के बीच फोर्स का भी फॉर्मूला दे देते हैं, क्या मतलब डायपोल क्या कहता है F=P डी फॉर्मूला को भी यूज़ करने की जरूरत नहीं। अच्छा भाई ठीक है, तो क्या है डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो है कि डायरेक्शन फोर्स क्या है वो बता दी। अच्छा ठीक है जी, तो फर्स्ट हमें ये व्हेन द डायपोल m इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ लूप देन इंड्यूस्ड करंट विल बी व्हाट, ठीक है। तो कहते हैं कि अगर यहाँ पे इसको हमने यहाँ पे रखा है तो इसमें हम करंट बनाएंगे, इसमें कितना इंड्यूस होगा, ठीक है। तो क्या अब क्या है, हम पहले क्या करते थे, हम लोग ये करते थे कि हमें जैसे कहते हैं हमें ये दिखा, हमें फाई दिखा, ठीक है, तो हम क्या करते थे, हम d5/dt निकालते थे, हम इसे क्या कहते थे, हम इसे d5/dt निकालते थे, तो उससे आई आ जाता, तो उसको फिर हम उससे हमारे पास आ गया, उसको हम आगे डिवाइड करते थे तो आई आ गया, लेकिन यहाँ पे r ही 0 है, तो क्या ये रास्ता ब्लॉक हो चुका है, ठीक है, ये रास्ता ब्लॉक हो चुका है। तो मैं क्या है कुछ दूसरा सोचना पड़ेगा, उस दूसरे सोचने का हिंट हमें इसी अंदर देखा है, अ क्लोज वैल्यू क्या कि it does not allow any change in its flux by inducing a suitable current to generate the compensating flux। मतलब क्या है, जितनी कोई फ्लक्स यहाँ पे हो नहीं देता, जो कि कहते हैं ये एक ऑपोजिट करंट जनरेट करता है, ठीक है। तो क्या होगा μ0I/2 है, ठीक है, μ0I/2 क्या है जो ये करंट की वजह से ये करेगा, और जो फाई ऑफ लूप है वो क्या होगा 2μ/4/m/r, ठीक है, 2 के पेपर आके वही यूज़ किया है। तो यहाँ से क्या है ये दोनों इक्वल है, क्योंकि ऑब्वियसली कोई हो नहीं देता चेंज, जैसे बस आई आ गया, आई एम बस किसके प्रोपोर्शनल आ गया m/r, क्योंकि तो यहाँ से अपने पास ये ऑप्शन जो है वो सही हो गया, ठीक है। तो ये ऑप्शन तुमने सही कर दिया, ठीक है। फिर बी ऑप्शन, फिर क्वेश्चन 2 क्या है, क्वेश्चन 2 कह रहा है, यहाँ पे डालना बोलो कि अगर हम यहाँ से अगर इसको इन्फिनिटी से यहाँ पे r डिस्टेंस तक लाते हैं, ठीक है, इन्फिनिटी से हम इस r डिस्टेंस लाते हैं तो इसमें वर्क कितना होगा, ठीक है, इसमें वर्क कितना होगा। अच्छा, तो अब कहते हैं हमें वर्क बताना है, तो वर्क हम कैसे निकाल सकते हैं, dw=-f.dr, ठीक है, -f.dr। तो हमें अभी f पता है, f हमें क्वेश्चन में दे रही थी कि वो Km1 r2/r4, ठीक है।
कहते हैं M1 M2 क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कहते हैं लूप को भी हम कहते हैं एक एज अ डायपोल ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या होगा, वो हो जाएगा कि M1R2, क्योंकि हम F पता तो उसको कहते हैं इंटीग्रेट कर देंगे ताकि हमारे पास वो हो जाए, तो हमारे पास आ जाएगा कि ये जो है M1R2 M/R3 के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, ठीक है। अब जो M1 है, ठीक है, जो M1 हमारे पास ये है, अगर इसको हम देखें तो हमारे पास आ रहा है कि M² R³ के प्रोपोर्शनल, लेकिन M² R³ की ऑप्शन ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, इसका क्या जो M1 की वैल्यू जो है हमें यहाँ से डालनी पड़ेगी, ये कहते हैं M/I/A, तो यहाँ से M/R³ जो है इसके साथ डाल देते हैं। इसके अंदर M/R³ M1 की जगह डाला, और जाएगा M²/R6, इससे C ऑप्शन होगी अपने पास सही, ठीक है। तो यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक है। मतलब हमने पहले आई लिखा और यहाँ से फोर्स लिखी, उसका मतलब आंसर आ गया, ठीक है। मतलब बहुत ही आसान क्वेश्चन, मतलब कि आसान क्वेश्चन तो नहीं, अच्छा क्वेश्चन, तगड़ा क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन। इन अ सर्किट अ मेटल फिलामेंट लैम्प इज कनेक्टेड इन सीरीज। अब यहाँ पे हमारे ऐसे क्वेश्चन शुरू हो गए, ठीक है। In the circuit, a metal filament loop is connected in series with a capacitor of capacitance CBF across a 200 volt 50 watt supply. A metal filament lamp is connected in series with a capacitance of CBF across a 200 volt 50 hertz supply. The power consumed by the lamp is 500 volt while the voltage across it is 100 volt. Assume that there is no inductive load in the circuit. Take RMS value of the voltages. कि हाँ voltage की RMS value लो, और in the magnitude phase angle in degrees between the current and supply voltage is 5. Assume that pi√3 is equal to 5. तो हमें बताना C और phi की वैल्यू क्या है, ठीक है। अब देखते हैं इन्होंने क्या क्या रखा है, ठीक है। मैं देख लेते हैं कि मैं एक कैपेसिटर है, वो एक रजिस्टर है, दोनों को सीरीज में लगा रखा है 200 वोल्ट और 500 हर्ट्ज के सप्लाई, 50 हर्ट्ज के सप्लाई के साथ। अच्छा, ये जो है ये हमारे पास रजिस्टर 500 वोल्ट ले रहा है और वो 100 वोल्ट का ड्रॉप क्रिएट कर रहा है। अच्छा, और फिर क्या है कि pi√3 को 5 लेने के लिए बोला है, ठीक है, और इंडक्टेंस को 0 लेने के लिए बोला है। तो वैसे हम क्या कर सकते हैं कि हम ये मान सकते हैं कि कहते हैं ये 200 ये 100 ये 0, तो हम कह ही सकते हैं कि यहाँ पे बीच में 0 का डिफरेंस है। जहाँ पे हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं, हम क्या है वी को थोड़ा सा एनालाइज कर सकते हैं। वी RMS इज इक्वल टू 200, ये फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 550 हर्ट्ज, तो फ्रीक्वेंसी होती है 1 बाई टाइम पे, तो यहाँ से मेरे पास ओमेगा की वैल्यू आ गई, ओमेगा इज इक्वल टू 100 है। तो इससे हम वी को थोड़ा सा और अच्छे कर सकते हैं, वी RMS इज इक्वल टू 200 sin 100 पाई बाई टी, ठीक है। अब क्या पावर अक्रॉस रजिस्टर इज V²/R, और ठीक है, और वो देखिए मैंने 500 वी की मेरे पास वैल्यू, तो यहाँ से हमने R इक्वल टू 20 ओम, तो यहाँ से सीधा सीधा निकाल दिया, ठीक है। R की वैल्यू यहाँ से आ गई। उसके बाद क्या है, उसके बाद पता है नेट वोल्टेज ड्रॉप जो है वो है 200 वोल्ट, ठीक है। जो रजिस्टर के अक्रॉस है वो है 100 वोल्ट, और जो कैपेसिटर के अक्रॉस है उसको हम VC मान लेते हैं। तो भाई हम यहाँ से क्या देखेंगे कि यहाँ पे ये जो है ये बीच में 90 डिग्री एंगल आता है VC और VR के बीच में। तो यहाँ से हमारा जो VC है वो 100√3 वोल्ट आएगा, ठीक है, 100√3 वोल्ट आएगा। ये कहते हैं ये अपने पास 100 वोल्ट नहीं आएगा, क्योंकि मैंने भी पहली बार ये गलती की थी कि कैपेसिटर के अक्रॉस 100 वोल्ट माने, लेकिन वो 100 वोल्ट नहीं आएगा भाई, वो 100√3 वोल्ट बनेगा, क्योंकि डी सर्किट तो है नहीं जहाँ पे सब कुछ सेम फेज़ में है, ये सेम फेज़ में नहीं है, इसलिए वो 100√3 बनेगा, ठीक है। अब क्या है, हमने VC निकाल लिया। अब फाई निकालना, तो फाई तो निकालना बहुत ही आसान हो गया। आपकी cos फाई इज इक्वल टू 100/200 इज इक्वल टू हाफ, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री आ गया, ठीक है। हमने बस इस फेज़र का यूज़ किया, हमने 60 इज इक्वल टू 60 डिग्री निकाल लिया। और अब हमें कैपेसिटर निकालना, तो VC इज इक्वल टू 100√3 वोल्ट, और जो VC अगर 100√3 वोल्ट है, यानी कि VC 100√3 वोल्ट है, तो XC/R जो है वो √3 होएगा। XC/R√3 कैसे होएगा, ये देखो कहते हैं कि ये हम यहाँ से कह सकते हैं कि जैसे हमने VC और VR के बीच में लिखा है, ऐसे हम XC और R के बीच में लिख सकते हैं। तो हमने XC/R इज इक्वल टू √3 कह दिया, ठीक है, फेज़ की हेल्प से। यहाँ पे कहते हैं हम VC इज इक्वल टू 100√3 वोल्ट ऐसे भी लिख सकते हैं। ये कहते हैं कि कहते हैं नहीं, तो हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे कि अगर VC इसके अगर 100√3 है, तो कहते हैं वो ले तो 100, तो ऑब्वियसली वहाँ पे √3 टाइम ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ऐसे आगे X इज इक्वल टू 20√3, ठीक है। R जो 20, तो X इज इक्वल टू 20√3 इज इक्वल टू 1/ओमेगा C। इसको मैं वैल्यू लगाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा कि 1 बाई इज इक्वल टू 100 इंटू कि 20√3 इंटू 100 पाई, और √3 इंटू पाई को हमने 5 लेने के लिए बोल दिया। तो यहाँ से यहाँ से आ जाएगा 10⁴, यानी कि C 10⁻⁴ म्यू है, वो कहते हैं फ़ारेनहाइट, तो ये हो गया 100 म्यू एफ। तो 60 एंड 100 मेरे पास आंसर है, 60 फेज़ और 5 जो है वो 100, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है 2017 का। इन द सर्किट शोन, एक ये LCR सर्किट है, L इज इक्वल टू 1 म्यू H, C इज इक्वल टू 1 म्यू F, I इज इक्वल टू 1 किलो ओम। दे आर कनेक्टेड इन सीरीज विद एन AC सोर्स, V इज इक्वल टू V0 sin ओमेगा t एज शोन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट। तो कहते हैं ये सब हमने कनेक्ट करा, तो सबसे पहले हो जाएगा द फ्रीक्वेंसी एट विच करंट विल बी इन द फेज विद द वोल्टेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर। तो हाँ भाई ऑब्वियसली है, कहते हैं कि जब कहते हैं हमें कहते हैं फेज को, जो कहते हैं हमें इन फेज चाहिए, तो हम क्या करें, हमें XC की कोई करना पड़ेगा, तभी वो रेजिस्टेंस के उसमें आएगा। तो XC करेंगे, रेजोनेंस लाएंगे, तो अपने पास, तो यहाँ से अपने पास ए ऑप्शन तो सही होगी कि वो इंडिपेंडेंट ऑफ आर है, ठीक है। फिर बी कह रही एट ओमेगा टेंडिंग टू 0 द करंट
फ्लोइंग थ्रू सर्किट बिकम्स नियरली जीरो, ठीक है। अब ओमेगा इज इक्वल टू सी हमने अगर जीरो किया तो हमें पता है कि हमारे पास जो ओमेगा सी होती है 1/ओमेगा सी होती है हमारे पास उसकी रेजिस्टेंस, और 1/ओमेगा होती है इंडक्टर रेजिस्टेंस। तो क्या ओमेगा इज इक्वल टू जीरो करने से 1/ओमेगा सी होता है उसकी रेजिस्टेंस, तो यहाँ से कैपेसिटेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि वो डिविजन में आते हैं, और एल जो बहुत घट गया। अब क्या है, हमने कैपेसिटेंस को अगर बहुत बढ़ा दिया तो वो तो वही करंट को जीरो ही कर देगी। करंट को जीरो क्यों कर देगी, कि भाई कहते हैं जैसे कैपेसिटेंस बढ़ गया तो सारा तो वो फिर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल ड्रॉप कर लेगी, तो वो उसके उसके कहते हैं रजिस्टर के ऊपर उसको पोटेंशियल जाने देगी। इसलिए हाँ, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। फिर ऑप्शन क्या है, एट ओमेगा ग्रेटर देन 10 रेडियंस द सर्किट बिहेव लाइक कैपेसिटर। नहीं भाई, ये गलत हो जाएगा। हम ओमेगा को बढ़ाया तो कैपेसिटेंस होता है 1/ओमेगा सी, यानी कैपेसिटेंस जो डिक्रीज करेगा तो ये तो इस सर्किट को हम कैपेसिटिव कह सकते हैं, इसको इस सर्किट को हम इंडक्टिव कह सकते हैं जिसमें इंडक्टेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। फिर सी कह रही द करंट विल बी इन फेज विद द वोल्टेज ओमेगा 10 रेडियन, मतलब क्या है जो हमने ए में एक्स किया उसको डी में करने के लिए बोल रहे हैं। तो ओमेगा रूट एल बाई सी, तो 10 की वजह से माइनस 10 की वजह से सी आ गया 1, जैसे डी ऑप्शन भी गलत हो गई। तो हमारे पास कौन कौन से सही आंसर होगा, ए एंड बी, ए बी इसका सही आंसर हो गया, ठीक है। फिर 2014 क्वेश्चन, तो अभी क्वेश्चन क्या कह रहा है, एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो टर्मिनल ए इन द सर्किट शोन इन द फिगर इज कनेक्टेड टू बी बाय की एंड करंट दिस with I naught is equal to 1 ampere and omega is equal to 500 radian per second. At t is equal to 7 pi by 6 omega, the key switched from B to D. Now onwards A and D are connected. अच्छा, a total charge Q flows from the battery to the capacitor fully if C is equal to 20 में और ये सभी वैल्यूज रखी हैं। तो मैं कुछ चीज़ बताएं, ठीक है। मतलब एक बार पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं क्या है। इनिशियली क्या है, इनिशियली ऐसे ए बी ऐसे कनेक्टेड है, ठीक है। इनिशियली ऐसे ए बी ऐसे कनेक्टेड है, यहाँ पे एक अल्टरनेटिंग सोर्स के साथ ये कैपेसिटर अपना कनेक्टेड है, ओके जी। उसके बाद क्या, उसके बाद इसको हम इस कनेक्शन को तोड़ते हैं, हम इसके साथ लगा देते हैं। तो उसके बाद ये अल्टरनेटिंग सोर्स हट गया, अब यहाँ पे एक डीसी सोर्स लगा हुआ है, ठीक है। एक डीसी सोर्स लगा हुआ है। तो क्या हमसे ए ऑप्शन क्या पूछ रहा है, मैग्नेट ऑफ मैक्सिमम चार्ज बिफोर टी इज इक्वल टू 7 पावर 6 ओमेगा इज व्हाट। मतलब क्या यहाँ पे पता है, आई बताता हूँ, मैं बता रहा हूँ कि इसमें मैक्सिमम चार्ज कितना आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे कर सकते हैं कि आर इज इक्वल टू, हम चलो उसकी कहते हैं थोड़ी इसकी रेजिस्टेंस में आ जाते हैं, जैसे कि आर 1/ओमेगा सी। तो जस्ट थोड़ा कहते हैं थोड़ा सा वो कि चाहे यूज़ ना भी हो फिर भी थोड़ा सा कंफर्ट आता है। तो आर इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी, ओमेगा यहाँ पे इतनी 500 और सी यहाँ पे 20, तो ये इसको हम यूज़ करें, इसको हमारे पास आ गया 100 ओम, ठीक है। 100 ओम आ गया। तो हमने इस रेजिस्टेंस को निकाल के हमने क्या कि वी इज इक्वल टू आई एम यूज़ करके तो हम वी निकाल सकते हैं, वी इज इक्वल टू 100 cos 500, ठीक है। अब हमें क्यू मैक्स निकालना है, तो क्यू मैक्स होगा सी वी, तो सी तो वी मैक्स क्या, वी मैक्स 100 इंटू सी ये गया 2 × 10 की पावर -6, तो यानी ये ऑप्शन तो गलत होगी कि जो मैक्स होगी वो तो भाई कहते हैं, वो तो कहते हैं वो तब होगी जब कहते हैं जब ये पूरा हम 100 यूज़ करेंगे। और ऑब्वियसली 0 से लेकर टी इज इक्वल टू 7 पावर 6 ओमेगा में होगा। ये क्यों होगा भाई, क्यों कहते हैं क्योंकि किसी भी कहते हैं एन पाई मल्टीपल पे जो कहते हैं किसी भी पाई वाले मल्टीपल पे इस पर कहते हैं मैक्सिमम चार्ज हो सकता है, तो इसलिए ये ऑप्शन तो गलत होगी, ठीक है। वेयर द करंट इन लेफ्ट पार्ट ऑफ द सर्किट जस्ट बिफोर टी इज इक्वल टू 7 पावर 6 ओमेगा इज क्लॉकवाइज। क्या है, यहाँ पे करंट जो है क्लॉकवाइज कहा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अपने पास आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा 7 पावर 6 ओमेगा है। तो यानी ओमेगा को मैं उसे काट दूँ तो मेरे पास मिल रहा है कि आई जो है वो 7 पावर 6 है। तो यहाँ पे क्या होता है, कॉस्ट जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में जाके नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि कॉस्ट जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इसका कॉस्ट नेगेटिव है, इसका जो है करंट जो है पहले कैसे तक करंट पहले था क्लॉकवाइज, अब नेगेटिव हो गया, तो क्या है इसका एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो बी ऑप्शन गलत हो गया यहाँ से, ठीक है। फिर सी ऑप्शन क्या कह रही है कि इमीडिएटली आफ्टर ए इज कनेक्टेड टू दिस द करंट इन रेजिस्टेंस, और डी क्या कह रही है कि टोटल चार्ज क्यू फ्लोज फ्रॉम बैटरी टू दिस देन क्यू इज इक्वल टू 1। तो क्या है बताना कि उसमें कितना चार्ज जाएगा, ठीक है। तो उसमें कितना चार्ज जाएगा ये निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले इनिशियल चार्ज निकालना पड़ेगा। तो क्योंकि इनिशियल चार्ज निकालेंगे उसके बाद हम बता सकते हैं कि उसके बाद उसके ऊपर और चार्ज जो है वो अपनी बैटरी लगाएगी, ठीक है। तो तब हम बता सकते हैं कितना चार्ज जलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब जब कनेक्ट करेंगे तो कैपेसिटर विल नॉट बी शॉर्ट, वो कुछ चार्ज लेके आएगा, ठीक है। तो इस चार्ज को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, क्यू इज इक्वल टू आई डी टी से, ठीक है। आई यहाँ पे कॉस ओमेगा टी डॉट डी टी, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे 0 से 6 पाई होगा 6 पाई 7 पाई 6 ओमेगा तक। इनके पास साइन ओमेगा टी 0 से 7 पाई 6 ओमेगा इंटू 1 ओमेगा, क्योंकि एक ओमेगा 12 आएगा। तो भी -1 -1 साइन पाई 6 हो गया -1 इंटू 10 की पावर -3। मेरे पास क्यू की वैल्यू आ गई -1 की पावर 10 की पावर -3। ये एक नेगेटिव करंट होगा इसके ऊपर जब भी ऐसे आएगा, ठीक है, नेगेटिव करंट होगा। तो अब क्या है, अब यहाँ पे 20 में है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक -1 वोल्ट है इसमें, ठीक है। तो -1 वोल्ट है, -1 यहाँ पे क्या है, -1 इस पर चार्ज है, और ठीक है। तो यहाँ पे वो क्या होगा, अपने पे क्या था, हमें पता है कि सी इज वी इज टू क्यू बाई सी। तो क्यू हमें पास ये है माइनस और पी भी है, बस -50 वोल्ट या ये पोटेंशियल क्रिएट करेगा। तो -50 वोल्ट का क्या मतलब है कि भाई कहते हैं ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज
नेगेटिव चार्ज था। केवल क्या है, यहाँ पे उसने नेगेटिव चार्ज इंड्यूस करता है, ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव, वहाँ पे पॉजिटिव, ठीक है। और तो क्या हुआ, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, तो इससे क्या होगा, यहाँ से, तो इसको हम इस तरह मान सकते हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव, ठीक है। तो हम क्या मान सकते हैं कि यहाँ पे अगर 0 माने तो यहाँ पे 50, यहाँ पे नेगेटिव था, यहाँ पे 50, और यहाँ से क्या हो गया, यहाँ पे 100। तो 100 और 0, तो इसके बीच में हमने ये, हम यहाँ पे मान देंगे, हमें यहाँ पे पता चल जाएगा कि आई जो है 10 एम्पियर है, ठीक है। तो इस तरह क्या कहते हैं, हमने यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव का भी अच्छे से यूज़ है, ठीक है। तो हमें पॉजिटिव ले लेते हैं इसको, तो भाई ये 0 एम्पियर हो जाता है, ठीक है। अब क्या है, डी पूछा है कि चार्ज कितना फ्लो किया, ठीक है। तो फाइनल क्या होगा, फाइनल क्यू इक्वल टू सी वी होगा, और यहाँ पे वी यहाँ पे 50 और क्यू है यहाँ, सॉरी वी है यहाँ पे 50, और जो सी है वो है 20 × 10⁻, तो 1 मिलीकूम होगा, ठीक है। और इनिशियली वो कितना लेके आया, इनिशियली वो -1 लेके आया, तो -1 से 1 जाने के लिए उसको 2 मिलीकूम देना पड़ेगा। जैसे डी ऑप्शन तो ठीक होगी। तो यहाँ सब क्या क्या ठीक हो गया, डी से हो गया, एक अपने पास ए से, सॉरी क्या कहते हैं, डी सही हुआ, और एक सी सही हुआ, सिर्फ सी डी इसका सही आंसर है, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन है 2013 का, अब कॉम्प्रीहेंशन है यहाँ पे। A thermal power plant produce electric power of 600 किलोवोल्ट एट 4000 वोल्ट। मतलब क्या कर रहे हैं, वो 600 किलोवोल्ट पे 4000 वोल्ट की पावर को प्रोड्यूस करता है, ओके। विच इज़ टू बी ट्रांसपोर्टेड टू अ प्लेस 20 किलोमीटर अवे फ्रॉम द पावर प्लांट फॉर कंज्यूमर्स यूसेज। उसको 20 किलोमीटर दूर ट्रांसपोर्ट करना है। इट कैन बी ट्रांसपोर्टेड आइदर डायरेक्टली विद अ केबल ऑफ लार्ज करंट कैरिंग कैपेसिटी, और बाय यूजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर्स एट द 2 एंड्स। मतलब क्या है कि या तो उसको हम ट्रांसफार्मर की हेल्प से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, या फिर एक नॉर्मल मेथड से कर सकते हैं। द ड्रॉबैक ऑफ डायरेक्ट ट्रांसमिशन इज लार्ज एनर्जी डिसिपेशन। इन द मेथड यूजिंग ट्रांसफार्मर्स द डिसिपेशन इज मच लार्जर। मतलब क्या है कि, मतलब क्या है, वो कह रहे हैं, जो कहते हैं जो ये डीसी वाले उसमें कहते हैं यहाँ पे एनर्जी का बहुत ज़्यादा लॉस होता है। तो ये जो स्टेप ट्रांसफार्मर है, इसमें क्या है, स्टेप ट्रांसफार्मर इज यूज्ड एट द प्लांट side so that the current is used for smaller value at the consumer, and step down transformer is used to apply power to the consumer at specified lower voltage. It is reasonable to assume that all the power cables are purely resistive and transformers are ideal with power factor unity. तो यहाँ पे हमने पता है ट्रांसफार्मर में ये तो पढ़ी लिखा है कि जैसे जो वहाँ पे जो करंट, वहाँ पे जो कहते हैं, वहाँ पे जो वो वोल्टेज पर, वहाँ पे जो कहते हैं, वहाँ पे जो पावर प्रोड्यूस होती है उसको हम एक बहुत हाई वोल्टेज पर लेते हैं, और एक उसको हम बहुत हाई वोल्टेज पर बना देते हैं और बहुत लो करंट बना देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद उसके बाद जब हमारे घर पे पहुँचते हैं उसको हम लो वोल्टेज कर देते हैं, हाई करंट कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे घर पर बेच होते हैं। ये क्या पूछा है, ये तो डायरेक्ट ट्रांसमिशन के बारे में बोल रखा है कि विद द केबल रेजिस्टेंस 0.4 किलो ओम पर किलोमीटर इज यूज, द पावर डिसिपेशन विल बी व्हाट। तो हमें पता है कि P = VI है, ठीक है। हम डायरेक्टली ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, 600 × 10 की पावर 4 × 10 की पावर थी, क्योंकि 600 × 10 की पावर थी अपने पास पावर, और जैसे हम करंट आ गया 150 एम्पीयर, ठीक है। और आर नेट क्या है, आर नेट है 0.4 × 20, 20 किलोमीटर दूर बताएं, तो ये 8 को मेरे पास नेट रेजिस्टेंस हो गई। तो हमें पावर डिसिपेटेड कितनी होगी, वो I² है, यानी कि 150² × 8। तो अब यहाँ पे जितना डिसिपेट होगा वो कितना होगा, 150² × 8 बाई टोटल पावर, तो आपने आ सके 30%। मतलब अगर हम इतनी अच्छी रेजिस्टेंस लेके जो है 1 किलोमीटर में सिर्फ 0.4 ओम है, तो उसमें भी भाई 30% डिसिपेशन हो रही है। फिर बी कह रहा है, इन द मेथड यूजिंग द ट्रांसफार्मर एज्यूम दैट द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स in the primary to secondary in step transformer is 1:10. If the power of the consumer has to be supplied at 200 volt, the ratio of number of turns in the primary and secondary transformer will be what? हमें क्या कहना है कि यहाँ पे 4000 वोल्ट है, उसके बाद 1:10 का यहाँ पे हमने इसका रेशो किया, उसके बाद क्या किया, उसके बाद यहाँ पे हमने NPNS कुछ किया, उसके बाद जो हमारे पास होम पे हमारे घर पे 200 वोल्ट पहुँच रहे हैं। तो अब यहाँ पे हम कहते हैं, हम यहाँ पे फर्स्ट पहले के जो यूज़ करते हैं कि Vp/Vs = NP/Ns, तो यानी 4000/V = 1/10, यानी कि जो V हमारे पास जो बीच में आएगी वही 40,000 वोल्ट, ठीक है। इतना ज़्यादा हाई वोल्टेज पर हम ट्रांसपोर्ट करेंगे तो करंट बहुत कम हो जाएगा, इसलिए क्या होगा, इसलिए जो अपनी रेजिस्टेंस है वो उसकी वजह से ज़्यादा पावर डिस्ट्रीब्यूशन होगी नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या करें, ये 40,000 वोल्ट है, 40,000/200 को हम NP/Ns करते हैं, जैसे हमारे पास NP/Ns की वैल्यू आ जाएगी 200, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास इसका आंसर आ गया, ठीक है। फिर अभी 2012 क्वेश्चन, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इन द गिवन सर्किट द AC सोर्स हैज ओमेगा = 100 radian/second, कंसिडर द इंडक्टर एंड कैपेसिटर टू बी आइडियल। तो बता दें करंट थ्रू द सर्किट और वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर्स, ठीक है। तो क्या यहाँ पे इससे कनेक्टेड है, ठीक है, ये दोनों आपस में पहले में कनेक्टेड है, और यहाँ पे 20 वोल्ट की हमारे पास हुआ है, और 100 इसकी ओमेगा, ठीक है।
तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम ए बी और सी डी को अलग अलग एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। ए बी में क्या है, ए बी में हम इसकी वजह से कैपेसिटर की वजह से रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, वही एक्स इज वन बाई ओमेगा सी, यानी 1/100 इंटू 100 इंटू 10⁻6, यानी कि 100 ओम, यानी 100 ओमेगा हो गई यहाँ पे, ठीक है। पर इससे क्या है, 100 ओम हो गई अगर ये, तो हमें पता है ये भी 100 होगा, ये भी 100 होगा। तो कैपेसिटर तो 90 डिग्री पीछे होता है और उससे आगे होता है, तो हमारे पास जो नेट इम्पीडेंस आ जाएगी यहाँ पे 100 इधर 100 इधर, तो 100 ओम हो गई नेट इम्पीडेंस। तो आई हो जाएगा क्या, V/100√2 यानी 20/100 यानी कि 1/5√2 एम्पियर हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। और इसके लिए 0.1 के लिए हम एक्स कैलकुलेट करेंगे तो वो 50 ओम हो जाएगी। और क्या कि अगर हम 50 ओम यहाँ पे इस साइड हो रहे 50 ओम, इस साइड हो रहे 50 ओम, तो यहाँ से फिर से हमारा जैसे हमारे पास कहता है हमारा जो हम इम्पीडेंस कैलकुलेट 50√2 यानी √2/5 एम्पियर यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास करंट, ठीक है। और क्या अब ये बीच में से अब यहाँ पे 45 डिग्री आगे फ्लो हो रहा है, वो 45 डिग्री पीछे फ्लो हो रहा था फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। तो बस क्या है, अगर हम नेट आई देखें तो वो दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल इन दोनों को वेक्टोरली ऐड कर देंगे। जो I1 इसमें ए बी में है और जो ए बी से सी डी में है, दोनों वेक्टोरली ऐड करेंगे। उसको हम ऐड करेंगे तो बस मतलब क्या A² + B² करेंगे तो इसका रूट करेंगे, पता हो तो लगाएंगे, तो बनेगा 1/10 यानी कि 0.3 एम्पेयर आ गया। तो 0.3 एम्पेयर आते ही ए सही हो गई, बी गलत हो गई, ठीक है। क्या पूछे, वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस पूछ रहे हैं, ठीक है। तो V अक्रॉस 100 को ओम कितनी होगी, I/R। आई यहाँ पे 1/5√2 इंटू 100 यानी कि 10√2 वोल्ट। तो कहते हैं इसके अक्रॉस होगी √2/5 इंटू 50 यानी कि 10√2 वोल्ट लिखा 10। तो सी ऑप्शन जो अपने पास सही होगी, ठीक है। मतलब क्या है, हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने यहाँ पे नेट करंट जो है वो इम्पीडेंस के थ्रू निकाल लिया ना, नेट इम्पीडेंस के थ्रू निकाल लिया हमने नेट करंट। तो क्या उस नेट को बस हम इस रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस उसके थ्रू वोल्टेज आ जाएगी, बस ठीक है। उसके थ्रू वोल्टेज ड्रॉप आ जाएगा, बस ये फिर AC खत्म हो जाता है।